कैसा टाइम गुजरा छुट्टियों का? बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी गुजरे है ना? एग्जाम कैसा होने वाला है? हो गया, सब पास हो गया यार हमजा भाई। ये कैसा हो गया? मुझे लगता है बहुत टेंशन में थे। ये सारे मुझे वो फेस नजर आ रहे हैं जो कह रहे थे सर अगर एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा। और मैंने सबको एक जवाब दिया था, अगर आप मेहनत से पढ़ो तो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता। कौन फेल कर सकता है? और अगर किसी ने फेल कर भी दिया तो आपकी जर्नी को थोड़ी रोक सकता है। स्टार्ट तो हो गई है, स्टार्ट में भी जर्नी को कौन ब्रेक करेगा? तो बात ये है कि सर हमजा आपके साथ में पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। क्वार्टर वन का सफर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और क्वार्टर वन में हमारा फोकस क्या था? फोकस ये था कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग का हैंड्स ऑन हो जाए, आपकी एक हैबिट्स डेवलप करते हैं जिसमें आप प्रोग्रामिंग करना समझ जाएं, सर्चिंग करना सीख जाएं, सोशल अकाउंट चलाना सीख जाएं, लिंकिंग का कोलैबोरेशन सीख जाएं, किस तरीके से मार्केट में पॉजिटिव रहना है वो भी आप सीख ही गए होंगे। ठीक है, पॉजिटिव कैसे रहना है, दूसरे लोगों की कितनी सारी बातों का अवॉइड करना होता है ना, जितनी आप लोग सब सभी सीख जाएंगे क्या क्या अवॉइड करना होता है। आप लोगों को इस मार्केट में एक कॉमन चैलेंज मिलेगा, वो है इनकन्सिस्टेंसी। और इनकन्सिस्टेंसी मिलने की बहुत सारी बेतहाशा वजह। बेतहाशा वजह क्या क्या है? पहली वजह ये है कि जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपने आने के लिए क्या सेक्रीफाइस करा। अगर आप कुछ बड़ा सेक्रीफाइस करके आते हैं ना तो फिर एक ऑप्शन होता है यार मैं बैक नहीं हो सकता, मैंने काफ़ी ज़्यादा कुर्बानी दी है। फिर एक होता है कि आपका ब्रॉड विजन है, फिर आप अपने विजन को तब्दील नहीं करना चाहते, तो वहाँ पर फिर इनकन्सिस्टेंसी की कोई मीनिंग नहीं होता। आप बोलते इनकन्सिस्टेंसी मेरे लिए कुछ नहीं। आप लोग मार्केट में तो आ गए, टाइम स्पीड तो बढ़ ली, असल सफर आपका आज क्लास से स्टार्ट होगा। इससे पहले का जो सफर था ना वो जस्ट समझ एक वार्म अप था कि आप वार्म अप कर रहे थे कि किस तरीके से मुझे कोड लिखना है, किस तरीके से चीज़ें चलानी है। एक एग्जाम के प्रोसेस से आपको बताया गया जिसमें क्विज था, ये सारा आपका वार्म अप था 6 महीने का। असल पढ़ाई आपकी आज की क्लास का इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कम टाइम लो आप लोगों का, ताकि आपकी एक्चुअल कोडिंग स्टार्ट हो जाए। अब कोडिंग में आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम लोगों ने जो पूरा प्लान करा हुआ है, एक्चुअल हमारा टारगेट है। मैं कुछ यहाँ पर रेपो ओपन कर देता हूँ ताकि आप लोगों के साथ साथ कंटेंट भी नजर आ जाए। हमारे पास एक अच्छी बात है, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट है। अगर कोई आप में से फास्ट है, जल्दी चीज़ें लर्न कर सकता है, अच्छा अडॉप्ट कर सकता है, तो उसके पास सारा डेटा यहाँ पर रखा हुआ मौजूद है। आप github.com पे आएंगे, गिटहब भी मेरी कोशिश होगी आज जाने से पहले, अगर मेरे पास टाइम हुआ 10:30 में मेरी मीटिंग है तो मैं निकलूँगा 10:15 में निकल जाऊँगा, तो अगर जब तक टाइम मिला तो हम गिटहब पढ़ लिए। आप लोग गूगल पे आएंगे जो एक सर्च इंजन है जिस पर आप github.com पे जाएंगे और /panaverse पे जाएंगे। यहाँ पर आपको याद होगा एक लर्न टाइपस्क्रिप्ट के नाम से रेपो होती थी जो हम क्वार्टर वन में देखते थे। इसी तरीके से यहाँ पर एक और रेपो है, उसका नाम क्या है? लर्न नेक्स्ट। इस रेपो को बनाने की जो एफर्ट्स करी हैं वो सर जियाउल्लाह खान ने करी है, और सर जियाउल्लाह खान के साथ कुछ टीम मेंबर इन्वॉल्व थे, और ये सारे चेहरे आपको यहाँ नजर आ रहे हैं जो सर के साथ इन्वॉल्व थे उस वक्त इसको बनाते वक्त। नेक्स्ट 13 हम पढ़ने जाएंगे। नेक्स्ट 13 के अलावा आप लोगों ने क्या चीज़ें करनी, कैसे करनी है, सारा डिटेल्स यहाँ रखी है। आप लोगों ने स्टार्ट लेना है स्टेप नंबर 00 से। स्टेप नंबर 00 कैसे आएगा? यहाँ पर होता क्या है, हम लोग जब बुक कोई डाउनलोड करते हैं गूगल से तो वो बुक PDF होती है, लेकिन वो स्टैटिक होती है, मतलब चेंज नहीं हो सकती। अगर आपके मोबाइल में बुक है और मैं चाहता हूँ कि आपके मोबाइल की रखी हुई बुक अपडेट हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। तो एक अप्रोच फॉलो करी गई डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए। वो अप्रोच ये फॉलो करी गई कि गिटहब के ऊपर हम यहाँ पर इस तरीके से फोल्डर्स बनाएंगे, स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, और सारा कंटेंट हम यहीं पर रख देंगे। जब हमें अपडेट करना होगा हम यहीं से अपडेट करेंगे, जब आप लोगों को पढ़ना होगा आप यहीं से उसको कंटेंट को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर स्टेप 00, 01, 02 इस तरीके से बनाया गया। 00 का मतलब था कि बिल्कुल बिगनिंग स्टेप, जहाँ से आप अपना किक स्टार्ट ले रहे हैं। तो स्टेप 0 पर अगर आप जाएंगे तो स्टेप 0 पर आपको एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मिलेगा, और इस हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखने के लिए बहुत सिंपल आपके पास एक कमांड होगी, वो आप एक रन करेंगे, एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट के बाद एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ सर एक बना देते हैं। अच्छा, प्रीरिक्विजिट्स क्या क्या है हमारे पास, गौर से देखना। प्रीरिक्विजिट हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है नोड.जेएस। होपफुली सबके पास इंस्टॉल होती थी टाइपस्क्रिप्ट पढ़ते वक्त, तो ये आपने डाउनलोड करनी है, इंस्टॉल करनी है, पूरा सेटअप करना है। इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे हम लोग कोडिंग करने के लिए कोई ना कोई एडिटर का यूज़ करते हैं, और एडिटर का नाम क्या है? इसके अलावा इससे पहले क्या यूज़ कर सकते हैं अगर बिल्कुल बेसिक यूज़ करना चाहें? नोटपैड। नोटपैड मतलब जो आपके माइंड में चीज़ें हैं आप किसी नोटपैड पे लिख सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए भी आपको कोई एडिटर चाहिए होता है, नोटपैड भी एक एडिटर है, उस पर भी आप कर सकते हैं। VS कोड की आईडी यूज़ करने की सिर्फ एक रीज़न होती है कि उसके पास फीचर्स हैं, एक्सटेंशंस हैं, एक्स्ट्रा
ये समझ लें पावर्स हैं जो हमारी डेवलपमेंट करते हुए हमें काफ़ी आसानी कर देती है। दूसरे नंबर पे जो आपको चाहिए वो इस रेपो पे आना है। यहाँ से आपने कमांड कॉपी करनी है npx की, और ये कॉपी करके आपने पेस्ट कर देनी है। रेपो पे मैं कहाँ पर आया था, सबसे पहले मैं github.com पे आया, पैनावर्ड्स पे आया, फिर लर्न लैंग्वेज पे आया। वहाँ पर मुझे स्टेप 00 मिला। स्टेप 00 पे जब हम आए तो कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, आप एक नया फोल्डर बनाओ, फिर वहाँ जाके कमांड रन कर दो। नया फोल्डर हम हमेशा इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी बेस्ट प्रैक्टिस रहे और हमें याद रहे कि हमने अपनी कोडिंग कहाँ करी थी, कैसे करी थी। यहाँ पर मैं ई में आया और मैंने यहाँ पर नया फोल्डर बना दिया, थर्सडे 9 to 12। ठीक है, ये हमारी क्लास का नया फोल्डर बन गया। इसमें हम एक और नया फोल्डर बना देते हैं, हेलो वर्ल्ड। ये प्रैक्टिस सिर्फ इस वजह से फॉलो करी गई है कि हमारा फोल्डर खो ना जाए। अगर सर एक हफ्ते बाद में आए, सर को पता हो मेरा सारा डेटा यहाँ रखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड में करा चुका हूँ। तो ये प्रैक्टिस हमेशा आप लोग भी फॉलो करा करें कि हायरार्की के साथ चला करें। अपने लैपटॉप में डेस्कटॉप पे सब चीज़ें ना बना दें, बल्कि एक प्रॉपर एक फॉर्मेट को या हायरार्की को फॉलो करें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता था वो यहाँ पर टॉप के ऊपर जो आपका ब्लैंक स्पेस है ये वाला, यहाँ पर आप CMD लिखते थे ताकि आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट जो ब्लैक स्क्रीन ओपन होती है वो इस तरीके से ओपन हो जाए, और वहाँ पर आप कमांड प्रेस कर देंगे जो अभी हमने कॉपी कर ली। इसको चलाने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी आपको। अगर इंटरनेट होगा तो ये रन हो जाएगी। देखें मैंने इंटर करा, ये रन हो गई। उन्होंने पूछा है कि क्या आप वुड यू लाइक टू यूज टाइपस्क्रिप्ट। जूम में कम कर देता हूँ। अब एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने अगर जा रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट क्रिएट करते वक्त मुझसे सवाल पूछ रहा है, तो जाहिर हम इसको यस कर देते हैं। यस करने के लिए क्या करूँ मैं, जस्ट एंटर करूँ या क्या करना है? मेरे पास अगर मैं एरो की मदद से लेफ्ट या राइट करता हूँ, देखें ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है, तो जो हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर मेरा वो सिलेक्टेड है, फोकस है वो, सही है। जो हाईलाइट हो रहा है वो फोकस है। अब यस हाईलाइट हुआ, यस तो मैंने एंटर कर दिया। अब उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपको ये स्ट्रिंग यूज़ करनी है। अब इसके बारे में हम नहीं जानते, फिलहाल इसको हम डिफ़ॉल्ट पे यस कर देते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि आपको टाइलमेंट यूज़ करनी है, इसके बारे में भी अभी हमें नहीं पता, हम इसको फिलहाल यस कर देते हैं। फिर उन्होंने कहा आपको क्या SRC डायरेक्टली यूज़ करनी है, उसको मैं ऊपर कर देता हूँ। फिर सवाल आता आ जा रहे हैं, हम सबको यस करते जा रहे हैं। SRC को हम नो करें, यस करें? यस यस कर दें। नो 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 करेंगे सर। इसमें कोई वो नहीं है, नो का नहीं है, बिल्कुल कैश नहीं है। बस इसमें बता दें यस और नो में से कितने वाले हैं। अच्छा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। जब आप इस पे काम करने जा रहे हैं तो ये आपसे एक इजाज़त दे रहा है। वो कह रहा है क्या मैं एक SRC के नाम से फोल्डर बना के उसमें काम करूं या नहीं करूं। मैं SRC के नाम से फोल्डर नहीं बनाऊं। तो अगर आप बोलेंगे यस तो वो बना देगा, नहीं बोलेंगे तो वो नहीं बनाएगा। काम जब भी होगा दोनों सूरत में काम होगा। तो आप घर जाके दोनों ट्राई कर लेना, दोनों का फ़र्क आपको मिल जाएगा। अभी मैंने नो कर दिया, डिफ़ॉल्ट पे चलाऊँ ना। मैं चेंज नहीं करना चाह रहा था, मैं चाह नहीं रहा था मैं चेंज में, जो डिफ़ॉल्ट है उसको यस करता हूँ। अब इन्होंने कहा वुड यू लाइक टू यूज़ ऐप राउटर, इस पर डिफ़ॉल्ट यस आ रहा है, तो मैंने भी सारे डिफ़ॉल्ट पे चलाऊंगा, मतलब कोई भी मैंने अपने पास से नहीं करा है। उन्होंने कहा है कि आप इंपोर्ट के लिए एलियास यूज़ करोगे। अब डिफ़ॉल्ट पे नो आ रहा है, क्या करूँ? डिफ़ॉल्ट पे आगे बढ़े, डिफ़ॉल्ट पे आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी देर बाद इसने इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी। अगर मैं शॉर्ट बात करूँ तो मैंने जिस कमांड को कॉपी करा है, पेस्ट करा है, उसके बाद जो भी ऑप्शन आया उस पर सिर्फ एंटर करा, मतलब जो डिफ़ॉल्ट था बस पे एंटर करा, मैंने कुछ चेंज नहीं करा फर्स्ट टाइम पे। अब इंटरनेट की स्पीड जितनी ज़्यादा फास्ट होगी उतनी स्पीड में ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया होगा। नायर प्रोजेक्ट आने के बाद उसके क्या क्या मुझे कहा हुआ है,
इसने बहुत सारी बातें करी, मैं साथ साथ इसने मुझे शायद ये बताया भाई कि आपका NPM का वर्जन है ना वो ओल्ड है, क्योंकि हमने ये वाला कंप्यूटर कितने महीने बाद इस्तेमाल करा है? 1 महीना, 2 महीने। यानी जितने महीने बाद इस्तेमाल करा, 3 महीने पहले की नोट डे स्टोर होगी, तो 5-6 महीने पुरानी इसमें नोट डे स्टोर होगी, तो उसने बता दिया मुझे कि भाई ये चीज़ आप अपनी अपडेट कर लो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। अब मैं अपने डायरेक्टरी में आता हूँ और डायरेक्टरी में आके मुझे क्या दिखता है, हेलो वर्ल्ड में क्या रखा हुआ है, इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ। हेलो वर्ल्ड में इतने सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनी हुई, फोल्डर को हम डायरेक्टरी बोलते हैं, सही, एक प्रैक्टिस यूज होती है। इतनी ज़्यादा फाइल्स एंड डायरेक्टरीज बनी हुई हैं जो कि मैंने नहीं बनाई। ये सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरी किस कमांड से बनी है? तो इस कमांड को जब मैंने कॉपी पेस्ट करा, जब बनी है, इस कमांड को अगर गौर से पढ़े तो npx, उसके बाद स्पेस है, फिर क्रिएट है, क्रिएट के साथ हाइफन का साइन है, फिर नेक्स्ट है, फिर हाइफन का साइन है, फिर ऐप है, फिर स्पेस है, स्पेस के बाद डॉट है। तो जब मैंने इसको कॉपी पेस्ट करके चलाया तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा फाइल्स और फोल्डर्स बन गए। ये तो फाइल्स और फोल्डर बन गए, अब आगे का स्टेप क्या होगा? आगे का स्टेप ये होगा कि यहाँ पर मैं एक कमांड चलाता हूँ, npm run dev। चला के देखिए किसी ने ये कमांड, क्या एरर आता है ये चलाने के बाद? सर बताएं। नेक्स्ट .js की फाइल बन जाएगी। सर npx होगा। आपने बिल्कुल करेक्ट पकड़ा, लेकिन इसके पीछे एक और नॉलेज है, वो मैं थोड़ी देर में शेयर करूँगा। मैंने इसको एंटर कर दिया, मैंने एंटर करा तो ये चल गया, और इसने मुझसे एक परमिशन पूछी, उसको अलाउ कर देते, समटाइम पूछता समटाइम नहीं। और यहाँ पर लेकिन इसने हमें एक एरर दिया, वो एरर क्या दिया? राउटिंग फेल्ड, समथिंग फेल्ड, DLL फेल्ड, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, समथिंग। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर मेरे पास क्लास को पढ़ाते हुए एरर आ रहा है, इसकी रीज़न ये है, अगर मेरे पास नहीं आया तो आप लोगों के पास तो आ ही जाएगा ना, फिर आप लोग परेशान होंगे। तो बेहतर है, जब हम पढ़ाते थे UIT में, तो हम कोशिश करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे आ जाए, हम स्टूडेंट के सामने ही उसको रिजॉल्व करें। ये इत्तेफाक से एक ऐसा एरर आया जो मोस्ट स्टूडेंट्स के पास आने वाला है, क्योंकि सबके पास पुराना नोट डे स्टोर है। नोट मॉड्यूल नहीं है, npm इंस्टॉल चलाना पड़ेगा। नोट मॉड्यूल्स ये आप मुझसे मतलब डाउनलोड करके चलाते हैं पूरे, ठीक है। अब नोट जेएस को कैसे अपडेट करा जाए? गूगल पे जाते हैं, डाउनलोड नोट जेएस। अब नोट जेएस डाउनलोड करने का तो तरीका भी चेंज हो गया, ये तो खतरनाक तरीके की कमांड्स आ गए हैं। अब हम इससे कैसे बचेंगे? कोई तरीका है किसी के पास से बचने का? पहले तो बड़ा आसान था डाउनलोड करना, ये वाला कैसे चलाएंगे हम? दानिश भाई कैसे चलाएंगे ये वाली कमांड्स? ये तो कहानी खराब हो गई। पहले होता नोड मैनेजर, अभी हो गया पाथ नोड मैनेजर FNM। पहले ये खाली नोड मैनेजर था MM या NPM, अभी हो गया फास्ट नोड मैनेजर FNM। इसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, और आई गेस इन्होंने 20 के बाद से इन्होंने NTS के वर्जन में चेंजेस करना शुरू कर दिए। चलिए एक काम करते हैं, एक एक करके कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। कॉपी करने का तरीका है डबल क्लिक करा, हाईलाइट करा, Ctrl+C करा। पेस्ट करने का तरीका है टर्मिनल पे गया, राइट क्लिक कर दिया। ये 2 मिनट आएगी। तो मैंने पहली कमांड कॉपी पेस्ट करी, इसने समथिंग पूछा, मैंने वाई कर दिया, एंटर कर दिया। मुझे लग रहा है हमारे यहाँ ना इंटरनेट बड़ा फास्ट चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट में फास्ट चल रहा है, तो यही तो अच्छी बात है।
अच्छा पीछे सबको क्लियर है ना? पीछे सबको नजर आ रहा है? अच्छा जी, मेरे पास इनफ स्पेस का रहा है। ये कमांड्स सारी कॉपी पेस्ट करके मैंने पावर शेल में रन करी है 1 बाय 1, और एक एरर आया है उसके मुताबिक सी ड्राइव में स्पेस नहीं है। सी ड्राइव जाके देख लेते हैं, सच बात है सी ड्राइव में बिल्कुल स्पेस नहीं है। डाउनलोड में जाते हैं, सब उड़ा देते हैं, सही है। डॉक्यूमेंट में जाते हैं, कुछ नहीं उड़ाने का। डेस्कटॉप पे जाते हैं, कुछ नहीं उड़ाने का। तो बचा क्या, हम करेंगे। 12 MB फ्री है हमारे पास। हाँ हम इसको हम डिलीट और SJ225B डिलीट, टाइपस्क्रिप्ट डिलीट। अब कोई आगे मुझसे पूछेगा इसमें मेरा डेटा इसमें था, ये तो नहीं कर सकते। काफ़ी है मेरे ख्याल से, कुछ ना कुछ। अभी भी 12 MB नहीं है ना, किस इसमें है, कुछ नहीं हो सकता हमारा। इसमें बहुत कम है हार्ड ड्राइव में, नहीं इसकी वजह से। इतना नहीं आएगा ना स्पेस। एक ऑप्शन था अच्छा जी, किसने मशवरा दिया था? आपने? थैंक यू भाई, आपने दिया था, थैंक यू। हम लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया ना, तो हमें लगता है हमें सब आता है, लेकिन आपकी बात सही थी। तो पुरानी नोट जो डिलीट करी, थोड़ा सा स्पेस आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर नोट इत्तेफाक से मेरे पास आ गया। अब मैं प्रोजेक्ट नया बनाऊँ या पुराने वाले प्रोजेक्ट को अपडेट कर सकता हूँ? नया बना। चलें आप लोगों के लिए नया ही बना दें। क्यों हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिसमें कोई कंफ्यूज हो। थर्सडे हेलो वर्ल्ड में आए, सारा डिलीट कर दिया, या हेलो वर्ल्ड को ही डिलीट कर दिया। अभी स्टार्ट ही नहीं करा हमने। अभी पढ़ाया ना है, अभी सिर्फ आपको सेटअप बता रहे। अभी हम समझे एंड लाइन में बैठने निकले थे, रास्ते में हमें पता लगा अच्छा सर डायरेक्टली बना रहे हैं, कमांड की जरूरत है, हम लोग बनाते हैं राइट क्लिक करके। एक ही बात है, बना दे सर। अब डायरेक्टली के अंदर इंटर हो। सर ने वाला काम में थोड़ा सा कमांड करा, लेकिन हम डायरेक्ट विंडो में डबल क्लिक से कर देते हैं। अब इसको पेज को क्लियर कर लें एक बार, ताकि हमें दूर से नजर आ जाए। ठीक है, अब सर कमांड चलाएं, आपके पास npx तो होगा। npx create next app dot npx स्पेस, आप लोग बताएं कमांड, create next app स्पेस dot। ठीक है,
कर दें enter। अगर इस जगह पे आप लोगों के पास एरर आता है तो इसका मतलब इंस्टॉलेशन नहीं होगी Node.js की, तो Node.js अनइंस्टॉल करना और अपडेटेड वाला Node.js आप वापस से इंस्टॉल कर लेना। ये वाला लगा लो। ठीक है, डिफॉल्ट में मैं यस यस करता हुआ जा रहा हूँ आगे, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, बस जो है जैसा है उसको एंटर एंटर कर दिया। डेवलपर को ना हमेशा अपनी मशीन पे भरोसा होता है, दूसरे की मशीन पे हमें ट्रस्ट होता ही नहीं कभी। तो ये वाली मशीन पे हमें बिल्कुल ट्रस्ट नहीं रहा, थोड़ा था वो भी चलेगा, पहले था चलो हम कभी कभार इसको इस्तेमाल कर ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पे है कि जब टाइपस्क्रिप्ट की हद तक इसका हमें ट्रस्ट है, अदरवाइज ट्रस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, आप में से अगर कोई भी नया लैपटॉप बाय करने वाला है ना, तो कोशिश करो नया लैपटॉप बाय नहीं करना, कोई पुराना सा अजीब सा ले लेना, फिलहाल काम चला लेना। उसकी रीज़न ये, आगे फ्यूचर में हमें पढ़नी है AI, और AI पढ़ते वक्त हम लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं कि सस्ते से सस्ता कौन सा लैपटॉप है जिसमें AI से रिलेटेड एल्गोरिथम्स चल सकते हैं। जैसे ही ऐसा कोई लैपटॉप नज़र में आता है तो वो आपसे शेयर कर देंगे, तो फिर उसी को खरीदना। बेकार है कि अभी अब आपने पैसे खर्च करके ले लिया इतना महंगा लैपटॉप। हाँ, जो पुराना ले रहा है वो ले ले, जो नया डब्बा पैक ले रहा है 5 लाख रुपये वाला उसको मैं कह रहा हूँ, जो 30,000 वाला उसकी नहीं कोई टेंशन नहीं है। नहीं 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 रखे होंगे, सही चल गया ये। अब सर कमांड रन करें npm run dev, अच्छा यहाँ से दिख नहीं रही, npm run dev एंटर। अब बताएं दोस्तों क्या एरर आएगा। देखिए मैंने तो कमांड चलाने से पहले आप लोगों को बोल दिया था एरर आएगा, तो मैं तो सेव हो गया। ये वाली नहीं, सबसे फर्स्ट वाली करो, अलाउ करें सर। और ये कहाँ पर आए, ब्राउजर पे, ब्राउजर पे 3000 पे, और 3000 पे क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा। कितने लोग कहते हैं हेलो वर्ल्ड आएगा? अच्छा सर, गूगल पे गए, गूगल पे आके सबने रन करा, और रन करने के बाद तो कुछ और ही आ गया। अच्छा, ये घबराए नहीं है, मेरा एक्सटेंशन है ये, अभी टाइम लेगा क्योंकि नेक्स्ट.js फर्स्ट टाइम इंस्टॉल होती है, वो अपना एक फोल्डर क्रिएट करती है। अभी उस फोल्डर को डिस्कस करते हैं वो क्या है, तो थोड़ा सा टाइम लेगी फर्स्ट टाइम में क्योंकि वो कैश बना रही है, फिर जब भी आप दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो तो इतना टाइम नहीं लेती है। ठीक है, और सर थोड़ा जूम करें ना, इनको दिखाएं। तो फाइनली, नहीं मैं पहला वाला किसकी बात कर रहा हूँ। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया भाई, खुश हो जाएं, नेक्स्ट.js का हेलो वर्ल्ड हो गया। अच्छा, अब मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, मेरी 10:30 में मीटिंग है, पहुँचते पहुँचते 20 मिनट ना लग जाए, तो जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। सर एक सा फोल्डर दिखाएं, डायरेक्टरी जहाँ पर ये बना है। अब यहाँ पर ये देखें, हेलो वर्ल्ड में इतनी सारी डायरेक्टरीज और फाइल्स क्या कर रही है, जबकि हमने तो नहीं बनाई। और जब हम टाइपस्क्रिप्ट पढ़ते थे, हम एक सिंगल फाइल बनाते थे, उसमें कोड लिखते थे और उसको रन करते थे। तो ये सारा आपका जो काम हुआ है, ये एक बॉयलर प्लेट की मदद से हुआ है। बॉयलर प्लेट क्या होती है, जैसे सपोज करें एक इनिशियल लेवल का काम किसी और ने, जैसे एग होता है ना, आपने एग यूज करना था, किसी ने एग बॉयल करके पहले से रखा हुआ, आपने जस्ट एग बॉयल हुआ उठाया और आगे के जो भी आपने प्रोसेस करना था वो कर दिया, समझ गए। तो इसी तरीके से नेक्स्ट.js का प्रोजेक्ट किसी ने पहले से बना के रखा हुआ है,
आपने जैसे कमांड चलानी है वो जहाँ पर बना हुआ रखा हुआ है वहाँ से आपके सिस्टम में आ जाएगा, और सिस्टम में आने के बाद जो उसको एडिशनल चीज़ें सेटअप और इंस्टॉलेशन करनी है वो कर लेगा, उसके बाद वो रन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट.जेएस का इस हेलो वर्ल्ड चलाने से पहले भी बहुत सारी कोडिंग है, हमें करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमारे लिए ये काम कोई और कर चुका है, और उसका नाम क्या है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप। क्रिएट नेक्स्ट ऐप वाले ये काम हमारे लिए कर चुके हैं, तो ये बॉयलरप्लेट आ चुकी है और हेलो वर्ल्ड हमारे पास नेक्स्ट.जेएस का बन चुका है। तो आज की क्लास में हम तो एडवांस नहीं जाएंगे सर, हेलो वर्ल्ड को ही डिस्कस करेंगे। npx चलाएंगे हम जी, npx ठीक है। आज हम हेलो वर्ल्ड पे रहेंगे। इसके बाद हमारा पूरा ओवरऑल सिलेबस क्या है, पूरे क्वार्टर आप क्या करेंगे, वो इंटरनेट क्या हुआ, पूरे क्वार्टर हम क्या करेंगे। अभी आप ये माइंड में रख लें कि हमारा जो काम है वो है टेम्पलेट। पहला जो गोल है हमारा कि हमें फ्रंट एंड के टेम्पलेट बनाना है। तो आप लोग एक वेबसाइट पे जाएं, थीम फॉरेस्ट पे, सर आप भी ओपन कर लें। सर से मैंने ओपन करवा दी ना सीधी। थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट के ऊपर आपको बेतहाशा टेम्पलेट की एग्जांपल्स मिल जाएगी। तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन होगा, जब आप वेब पेज बना सकते हैं, उस वेब पेज को कंप्लीट ऑर्डर में बना सकते हैं, तो आप थीम फॉरेस्ट के ऊपर उसको मार्केट प्लेस पे ला सकते हैं। मार्केट प्लेस मतलब जहाँ पर आप बाय और सेल के लिए प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। सर जूम कर दे इसे। ये एक प्लेटफॉर्म है, जैसे अमेज़न का आपने देखा है दराज देखा है, इस तरह ये थीम का प्लेटफॉर्म है। जूम कर दे। अभी ओपन नहीं हुआ ना, ओपन हो रहा है। ओपन हो रहा है। थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप देखना किस तरीके के टेम्पलेट बने हुए, आप लोग भी इसी तरह के बनाएंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल बेसिक, और बिल्कुल बेसिक पे क्या आता है, बिल्कुल बेसिक पे आता है HTML एंड CSS। और HTML एंड CSS मुझे नहीं लगता आप लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप किसी भी गूगल पे, यूट्यूब पे चैनल पे जाके सिर्फ HTML इन उर्दू या इंग्लिश या फारसी लिखेंगे, आपको कोई ना कोई चैनल मिल जाएगा, सही है। और उस चैनल के मुताबिक जिसकी आपको आवाज़ अच्छी लगे आप उसकी वीडियो देख लेना, जिसकी आपको वॉइस पसंद आए, ठीक है। नहीं आवाज़ अच्छी लगे तो समझ आ ही जाएगा ना, जब आवाज़ अच्छी नहीं लगेगी तो कैसे समझेंगे। बहुत सारे माशाल्लाह से इंडियंस के चैनल हैं, बहुत सारे पाकिस्तानियों के चैनल भी होंगे और भी इंटरनेशनल लेवल के चैनल होंगे। तो ये थीम फॉरेस्ट की वेबसाइट खुल गई है। तो आज आपके पास ये ऑप्शन है सारा, थीम फॉरेस्ट आप लोग देख लेना, यहाँ से आपको बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। तो बेसिक मैंने आपको क्या बताया, HTML एंड CSS कोई भी एप्लीकेशन चलाने की नहीं है, आप एंड यूजर तक पहुँचाते हैं किसी इंटरफेस के थ्रू। किस चीज़ के थ्रू पहुँचाते हैं, इंटरफेस। पीछे वाले लोग क्या चीज़ है, इंटरफेस। और अब जो दुनिया जा रही है वो जा रही है कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस पे। कन्वर्सेशनल यूजर इंटरफेस में क्या है, जिसमें आप कन्वर्सेशन करते हुए बात करेंगे और आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और हम जो लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सही है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपके पास ग्राफिक्स हैं, इमेज हैं, पिक्चर्स हैं, बटन है, कलर है, कंटेंट है, आप उसको पढ़ते हुए डिसीजन ले रहे होते हैं और वेबसाइट चला रहे होते हैं। तो इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को जब आप बनाते हैं, ये आपके पास क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट साइड का मतलब जो यूज़र को हम क्लाइंट बोलते हैं, उस यूज़र के पास जो डिवाइस होती है लाइक मोबाइल या ब्राउज़र, उसमें ये रन हो सकता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें रन हो सकती हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म अपना सबसे पहले ब्रांडिंग करने के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाता है, चाहे वो कोई मार्केट प्लेस का प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो दराज हो, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फेसबुक हो। तो वेबसाइट बनाने के लिए जो भी फ्रंट एंड के काम होते हैं, जो यूज़र फेसिंग होते हैं, जो क्लाइंट साइड पे चलते हैं, मतलब आपके ब्राउज़र में चलते हैं, वो सारे हम अभी नेक्स्ट.जेएस से इन क्लासेस में आने वाली बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट.जेएस एक फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। फुल स्टैक का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें जो यूज़र की डिवाइस में चल रही हैं और वो चीज़ें जो यूज़र की डिवाइस में नहीं चल रही बल्कि किसी और जगह पे चल रही हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लाउड। वो दोनों चीज़ें हम नेक्स्ट.जेएस पे सेटअप कर सकते हैं। फुल स्टैक इसलिए बोलते हैं
जो आपकी डिवाइस में चल रही है वो आपकी नहीं फ्रंट एंड, जो आपकी डिवाइस में नहीं चल रही किसी और जगह पे चल रही है वो आपकी नहीं बैक एंड। तो फ्रंट एंड और बैक एंड जहाँ पर एक साथ आ जाता है हम इसको बोलते हैं फुल स्टैक। तो नेक्स्ट जैसे फुल स्टैक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क मतलब कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट बना देना जिसमें उसको इस्तेमाल करने की सारी चीज़ें मौजूद हो। सही है। तो फ्रेमवर्क एक बना हुआ है, इस फ्रेमवर्क के मुताबिक आप एक क्लाइंट इंटरफेस बना सकते हैं और एक बैकएंड बना सकते हैं। तो सर आपको बाकी की चीज़ें बताएंगे। मैं अपनी मीटिंग लेता हूँ, मीटिंग के बाद अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वापस आऊँगा। लेते किस तरह होता है। सही है। नोट जस्ट स्टॉल किया आपके विंडोज़ में, वो स्टॉल हो गया। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, आप फिर उसको नेक्स्ट 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 करके नोट जस्ट इंस्टॉल कर लेते हो, नोट डैश फ्री करते हो, फिर आप जाके नेक्स्ट जेस की कमांड चला लेते हो, तो आपका एक तरीके से नोट जेस इंस्टॉल हो जाता है। ऐसा ही है भाई, और नेक्स्ट जेस भी इंस्टॉल हो जाती है। आज सर अमीन ने एक नया तरीका बताया। अच्छा, ये तरीका जो है आ चुका था मार्केट में और स्टेबिलिटी की तरफ प्रॉपर जा चुका है। ये आने वाले कुछ वक्तों में नोट जेस जो है ये अपना जो हम लोग जिस तरीके से नोट जेस इंस्टॉल करते थे ना, वो शायद ख़त्म कर दे। अब उसकी वजह क्या है? सिर्फ जो ये पैकेज जो हमें डाउनलोड करना पड़ता है ना, ये सिर्फ हमारी विंडोज़ की हद तक के है। विंडोज़ में जाके हम इंस्टॉल करते हैं और नेक्स्ट 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 करते हैं। अगर आप कोई दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, यूबंटू हो गया, तो ये एक अच्छी अप्रोच है कि क्योंकि हमारे जो विंडोज़ यूज़र होते हैं वो थोड़े से भोले भाले से होते हैं। भोले भाले से मतलब ये है, उनको बस एक क्लिक करो प्रोग्राम डाउनलोड हो जाता है, वो उसमें खुश हो जाते हैं। जब एक बंदा लिनक्स यूज़र पे जाता है ना और वो कमांड लाइन के थ्रू करता है, तो उसमें बेचारा परेशान हो जाता है, थोड़ा सा पागल भी हो जाता है कि ये क्या हो गया, कहाँ से आ रही है, ये चल क्यों नहीं रही है कमांड। और एज अ डेवलपर जो है ना, मैं ये बोलता हूँ विंडोज़ के अलावा ना बंदे को लिनक्स पे काम करना चाहिए, यूबंटू पे खासतौर पर। यूबंटू पे बिल्कुल हमारे विंडोज़ की कॉपी है, क्योंकि उसमें सारा काम कमांड लाइन से होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, पहले इसका फ़ायदा समझते हैं। आप लोग जब एक एप्लीकेशन बना लेते हो ना, एक एप्लीकेशन को कहीं ना कहीं किसी सर्वर पर डिप्लॉय करते हो। जाहिर सी बात है, सर्वर क्या है, आप कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखते हो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन होस्ट हो सके, और उस होस्टिंग के थ्रू आपकी एप्लीकेशन थ्रू आउट आपकी इंटरनेट अवेलेबल हो जाए। अब वहाँ पे ना आपके पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, प्लेटफॉर्म में आपके पास AWS भी है, अज़्योर भी है, आपके पास गूगल का अपना भी है। अब जब AWS इस्तेमाल करते हो तो AWS पे वो आपको EC2 देता है। EC2 आपकी एक तरीके की मशीन ही होती है, यानी एक छोटा सा PC होता है। सही है। उसमें विंडोज़ इंस्टॉल हुई भी होती है, यूबंटू इंस्टॉल हुई भी होती है, या उसमें मैक नहीं, उसमें वो नहीं होती, iOS इंस्टॉल नहीं हुआ होता। तो ज़्यादा बेहतर क्या है, अब मैं एक टेक इंडस्ट्री से उठकर आ रहा हूँ। पहले मैं भी ज़्यादातर रिकमेंड करता था कि यार विंडोज़ सही है, लेकिन जब आप किसी की डिप्लॉयमेंट पे जाते हो और प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन की तरफ जाना मूव करना शुरू कर देते हो ना, तो वहाँ पे ना आपका सिस्टम ज़्यादा मैटर करता है। उसके लिए सबसे ज़्यादा फास्ट जो है ना, वो आपकी लिनक्स होती है, यूबंटू लिनक्स के अंदर, और सबसे बेस्ट फ्रेमवर्क उसमें आपका यूबंटू आता है। यूबंटू के अलावा भी आपके बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, हार्ड हेड है, काली लिनक्स है जो हमारी एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ हो रही होती है। तो ये सारे होते हैं। तो नोट.js क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हमारे विंडोज़ यूज़र को भी वो थोड़ा सा कमांड लाइन यूज़र की तरफ लाए, GUI से हटा के। और ये हो सकता है आगे जाके हम लोग इसको दोबारा से इसी क्वार्टर के अंदर हम दोबारा देखेंगे कि किस तरीके से हम इसकी इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं। सही है। और इसी के थ्रू करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग पुराने वर्जन पे चलते हैं कि पुराना वर्जन क्या है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होगा, ये तो सिलेबस में था ही नहीं, ये कहाँ से आ गया। पहले ही सिलेबस में आउट ऑफ द कोर्स पढ़ा दिया सर ने। अच्छा, इसमें घबराने की बात नहीं है। अभी आपके पास जो है ना बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ द सिलेबस आएंगी। अब आउट ऑफ द सिलेबस आई, अब हमारे पास भी तो एरर्स आ गए, हमने उसको डिबग करा। एक अच्छा डेवलपर जो होता है उसका काम ये नहीं होता वो कोडिंग करके देता है। मैंने फर्स्ट क्लास में भी एक बात बोली थी, एक अच्छे डेवलपर का काम ये होता है कि वो अपने कोड को डिबग किस तरीके से करता है, एरर किस तरीके से रिजॉल्व करता है। आपने अपनी लाइफ का पहला बग रिजॉल्व कर दिया ना, आप डेवलपर बन गए। और प्रोग्रामिंग जो होती है ना, वो 100% कोडिंग का नाम नहीं होती है। मेरे टर्म्स में मैं अगर 100% कोड करता हूँ ना, तो उसके अंदर 40% प्रोग्रामिंग होती है, 60% मेरी डिबगिंग होती है, क्योंकि मुझे पता है कोड के अंदर बग आना है, हर किस्म का बग आना है। अब वो बग डिफरेंट किस्म के आते हैं। अगर मैं गूगल के ऊपर लिखता हूँ, गूगल की तरह सर्च बनाता हूँ, तो अब मैं उस पर डिफरेंट चीज़ें लगाऊंगा, और मुझे पता है पहली दफ़ा के कोड में मैं लाजमी गलत कोड लिखूंगा,
मुझे श्योरिटी है। तो ये मसला नहीं है कि आपने कोड गलत लिख दिया, उसमें डिमोटिवेट नहीं होना। आपने उसको कोड को डिबग कर दिया, वो आपके लिए एक चैलेंजिंग फेज है। आपने उस चैलेंजिंग फेज को कंप्लीट कर लिया, आप यहाँ पे आपके डेवलपर बन गए। ये मेरे लिए है, मुझे ये मेरे लीड्स ने सिखाया, मैं जिनसे मैंने सीखा, टीचर्स ने, उन्होंने सिखाया कि भाई कोडिंग करना ये नहीं है कि आपने कोडिंग कर ली, कोड लिख लिया, मैंने कितनी बड़ी वेबसाइट बना दी, कोड लिख लिया। मैंने एक यूट्यूब का ट्यूटोरियल फॉलो करा पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का, मैंने उसकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना शुरू करी, ठीक है। मैंने पूरा एग्जैक्ट डिट्टो कोड उसका कॉपी पेस्ट कर लिया और मेरे पास चल भी गया। मतलब एक तरीके से एरर तो मेरे पास आया नहीं। तो मैंने सीखा क्या सीखा मैंने? सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। उसने जो क्लासेस दी, क्लास दी, उसने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, बस मैंने क्या करा उसके तरीके से चल के मैंने सीख लिया। ये चीज़ नहीं करनी है, मैं अभी से बता रहा हूँ। लाखों ट्यूटोरियल है, मतलब बहुत सारे तो मैंने सीनियर स्टूडेंट्स को सजेस्ट करे थे, क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ट्यूटोरियल नहीं देख रहा होता। भाई मैं भी ट्यूटोरियल देखता हूँ, मैं डॉक्यूमेंटेशन पढ़ता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन से समझ नहीं आता, ट्यूटोरियल पे जाता हूँ। और अब तो ट्यूटोरियल पे जाने का मौका ही नहीं मिलता मुझे। चैट जीपीटी जिंदाबाद, चैट जीपीटी को पूरा कोड देता हूँ, भाई क्या है ये, वो बोलता है भाई तुमने ये गलती करी है, इसको सही करो, वो मुझे दे देता है। तो मैं आप लोगों से क्या चाह रहा हूँ, वीडियो देखो, ट्यूटोरियल देखने से मना नहीं कर रहा मैं, सही, ट्यूटोरियल देखो, ट्यूटोरियल देखने से बिल्कुल मना नहीं कर रहा, सही है। सबसे पहला स्टेप क्या है? नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करनी है। नेक्स्ट.जेएस से पहले क्या करना है? सर अमीन ने आपको बताया प्री रिक्विजिट जो आई गेस टाइपस्क्रिप्ट में भी था, नोड.जेएस इंस्टॉल करना है। नोड.जेएस आई गेस मुझे तो नहीं लगता आपके सबके पास इंस्टॉल होगा, कोई ऐसा बंदा है जिसके पास नहीं है? सबके पास है, सही है। नोड.जेएस इंस्टॉल कर लिया। नोड.जेएस का आपको बता दिया कैसे इंस्टॉल होगा। यहाँ पे जाना है, node.js.com लिखना है, उसने आपको दे दिया, इसने डायरेक्ट आपको डाउनलोड ना हो। अच्छा थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है, इशू होगा थोड़ा सा नेट का और वर्किंग का, फिर इंशाल्लाह ये हो जाएगा, सेट हो जाएगा। नोड.जेएस लिखा, नोड.जेएस की पहली वेबसाइट खुल गई, यहाँ पे आपने इसको डायरेक्ट डाउनलोड करा, नेक्स्ट 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 करा, नोड.जेएस आपका इंस्टॉल हो गया, सही है। अपडेट हो गया, वो अपडेट जो कि वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए मैं इस चीज़ को लेकर चल रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आप लोग जो है इस तरीके से ही चलते हुए आ रहे हो। FNM जो है फास्ट नोड मैनेजर जो है वो आगे जो क्लास में हम जब आगे बढ़ते चले आएंगे ना, फिर बीच में मैं उसको डिस्कस करूँगा किस तरह करना है, ठीक है। अभी आपने नोड.जेएस को इंस्टॉल करा, नेक्स्ट 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 करा, नोड.जेएस इंस्टॉल हो गया, सही है। इस तरीके से VS कोड लिखा, आपको ये पहली इसकी मिल गई, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसमें भी नेक्स्ट 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 करना है, कोई चीज़ नहीं करनी है इसमें। आई गेस आप लोगों ने सबने करा भाई, ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है, आगे बढ़े बस, ये चलते हैं। अच्छा एक सवाल उठता है जो मैंने आई गेस हमारी जो पहला क्वार्टर में जिन्होंने स्टूडेंट ने पढ़ा है, सी ड्राइव के अंदर जाके कोई भी फोल्डर मत बनाना सी ड्राइव के अंदर। उसकी वजह क्या है, जब आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते हैं, अब जैसे नोड.जेएस आपने इंस्टॉल करा है ना, अब वो लॉक्स क्रिएट करता है। अब ये लॉक्स क्या होते हैं सर? लॉक्स उसकी अपनी सेटिंग्स होती है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसी तरीके से आपने नेक्स्ट.जेएस इंस्टॉल करी ना, नेक्स्ट.जेएस भी किस पे चल रही होती है? नोड.जेएस के ऊपर। अब क्या होता है, उसके लॉक्स कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कभी कभार चल जाती है एप्लीकेशन, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन रन ही नहीं होती है। जैसे अभी सर अमीन ने सी में करा, सी में इशू आना शुरू हो गया। तो प्रेफरेबल वे ये है कि आपकी जो होती है, आपकी दूसरी ड्राइव भी होती है। जैसे मेरे पास जो है सी के अलावा मेरे पास डी ड्राइव है, सही है। मैं डी ड्राइव में मेरे पास जो है मैंने एक फोल्डर बनाया है जिसमें मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, सही है। उसमें आके मैंने एक फोल्डर बनाया है, सही है, यहाँ पे बनाओ, क्योंकि डी के अंदर जो है आपके नोड.जेएस के लॉग्स क्रिएट नहीं होते, वो सारे सी के अंदर होते हैं। और लॉग्स क्या है, वो आपकी नोड.जेएस की एक सेटिंग्स होती है। जब वो आपके नेक्स्ट.जेएस का बॉयलरप्लेट इंस्टॉल हो रहा होता है या किसी दूसरे लाइब्रेरी का बॉयलरप्लेट इंस्टॉल हो रहा होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन तो उस टाइम पे इंस्टॉल हो जाती है,
लेकिन मसला ये होता है बाज़ औक़ात वो कभी कभार चल भी जाती है अगर उसके लॉग्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हो रही होती। ऐसा मसला आई गेस हमारे को एक सीनियर स्टूडेंट थे, उनके पास आया था जिन्होंने काफ़ी वो करा था, तो फिर बाद में उनसे ये डिस्कशन हुई थी कि उन्होंने सी में इंस्टॉल करा था, जब उन्होंने डी में इंस्टॉल करा तो वो सारी चीज़ें चल गई। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, डी में फोल्डर बनाना। अब थोड़ा सा बिल्कुल ओल्ड स्कूल वे में चलते हैं। दोबारा से इंस्टॉल करने मैंने डिलीट कर दिया फोल्डर। अच्छा फोल्डर खुला हुआ भी है, सही। आपको जाना है फोल्डर में आने के बाद मेरे पास ये देखो, मैंने ऊपर जो है ना इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्लू ब्लू हाईलाइट हो गया। इधर आके सीधी सीधी कमांड लिख देना CMD। यहाँ पे आके एक कमांड लिख देना CMD। ये आपका खुद से टर्मिनल ओपन कर देगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे कमांड चलानी है आपको mkdir। अब ये mkdir कमांड का क्या नाम है? अच्छा वैसे आप फोल्डर नॉर्मल जाके न्यू करके भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डेवलपर, अब आप लोग जाहिर सी बात है कि लेवल अप हो गया है, अब आप लोग डेवलपर वे में आ गए हो, एक प्रोफेशनल वे में, तो अब आप लोग ज़्यादातर कमांड्स के थ्रू काम करते हो। तो mkdir अगर मैं जहाँ तक बोलूँ तो ये क्या करता है, इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी के बाद इसके बाद आप कोई भी नाम लिख दो। हम हेलो वर्ल्ड के नाम से बना चुके हैं, हेलो डैश वर्ल्ड डैश 2 कर देते हैं, सही है। ये फोल्डर क्रिएट कर देगा। CD क्या करता है? चेंज डायरेक्टरी। इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। ये आपकी डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी चेंज करने के लिए यूज होता है। अब इसके आगे मुझे बताना है मैं कौन से फोल्डर में जाना चाहता हूँ। मैंने लिखा हेलो, पूरा नाम सही लिखना है वरना फिर क्या होता है वो, मैं इस डायरेक्टरी में आ गया। अब CLS सही है। अब एक चीज़ सर, हमने अभी तक हम Next.js 13 पढ़ लें, सही है, लेकिन मार्केट में तो सर 14 और 15 वर्जन भी आ गया है, उसमें क्या फ़र्क है? ऑनेस्टली कोई भी फ़र्क नहीं है। Next.js 13 के अंदर जो बग्स थे ना, क्योंकि जब Next.js 13 ने हमें नया प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया था ऐप डायरेक्टरी का, सही है। ऐप डायरेक्टरी के अंदर जो कराया था वो पूरा सर्वर साइड रेंडरिंग थी। अभी हम आगे देखेंगे सर्वर साइड रेंडरिंग क्या होती है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे सर्वर और क्लाइंट क्या है, सर्वर साइड रेंडरिंग क्या है, सर्वर का डिफरेंस क्या है। तो उसने पूरा सर्वर रेंडर कर दिया था, तो उसके अंदर कुछ बग्स आए थे और वो बग्स भी कोई सीवियर किस्म के थे। मतलब उसमें एक API फोल्डर था जो जिसका पूरा बैकएंड लिखते हैं, वो स्टेबल नहीं था। 14 के अंदर उसने वो स्टेबल कर दिया, उसने कुछ चेंज नहीं करा, फोल्डर स्ट्रक्चर वही फॉलो हो रहा है, आपकी डायरेक्टरीज उसी तरीके से बनेंगी, कोड वही लिखा जाएगा, बस उसको स्टेबिलिटी पे ले आया। अब 14 के बाद जो छोटे छोटे बग्स रह गए थे ना, पैचेस रह गए थे, हम आगे बढ़ेंगे सर्वर एक्शंस के। डायरेक्टली हम अपने फ्रंट एंड को डायरेक्टली सर्वर से डेटाबेस से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, सर्वर एक्शंस, उसने वो स्टेबिलिटी डाल दी। इमेजेस के कंपोनेंट के अंदर कैसे चेंजेस कर दिए उसने, तो उसने कोई पूरा का पूरा कोड चेंज नहीं करा, 13 का ही कोड फॉलो हो रहा है, बस उसने उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज करके उसको 15 का नाम दे दिया। अभी अक्टूबर के अंदर उनकी एक नई कन्फिग आ रही है, नेक्स्ट कन्फिग, उसके अंदर मुझे पता है उन्होंने 16 या 15 का कोई नया वर्जन रिलीज कर देना है, और वो उसको इस तरीके से रिलीज करेंगे जैसे कोई नई चीज़ आ गई, तूफान आ गया। लेकिन जब उसको पढ़ेंगे जाके उसकी डॉक्यूमेंटेशन को, वर्ड न्यू फीचर्स, तो उसमें ये होगा कि हमने एक छोटा सा पैच चेंज कर दिया। तो ये घबराना नहीं है कि भाई 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, कुछ चेंज नहीं होता, बस छोटी छोटी चीज़ें चेंज होंगी। 13 के स्ट्रक्चर को फॉलो करते करते हम 15 तक जाएंगे, और अभी लेटेस्ट वर्जन जो इंस्टॉल होगा फोर्टीन के वर्जन, हम उसको ही लेते हुए जाएंगे और 15 तक जाएंगे आगे, ठीक है। अब एक बार दोबारा से कमांड देख लेते हैं, लेकिन कमांड चलाने से पहले अपने फॉर्मेट को थोड़ा सा लेके चलते हैं। आपको Next.js इंस्टॉल करनी है, आप जाओगे ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ पर आने के बाद आप लिखोगे Next.js। Next.js आने के बाद सीधा सीधा आपके पास
हम लोग Next.js की डॉक्यूमेंटेशन लिखा गूगल पे, हम लोग सीधा सीधा जाएंगे, ये आपके पास खुल गया है, सही है। आप पहले ही लिंक को क्लिक कर देना। मैं Next.js ने वो भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया उसने। मैं जो आपको कन्फिग के बारे में बता रहा था ना, कन्फिग जो है अक्टूबर में जो आ रही है, ये वो कन्फिग है। अब इसमें इन्होंने जो नई चीज़ें रिलीज़ करी है ना, वो सारी चीज़ें इन्होंने इसमें बता दी होंगी, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास ये ऊपर हेडर आ रहा है, सही है। इधर आके मैं इसका सीधा सीधा डॉक्स पे चला जाऊँगा। डॉक्स पे जाने के बाद मेरे पास ये इंस्टॉलेशन आ गई। अब इंस्टॉलेशन पे उसने बोला भाई आपका जो Node.js वर्जन है ना, वो मिनिमम 18 होना चाहिए, लेकिन हम लोग जो लेटेस्ट कर रहे हैं वो 20 या 21 है, तो इसमें तो आपने घबराना नहीं है, सही है। उसके बाद हम नीचे आएंगे, ये कमांड दे रहे हैं, सिर्फ ये कमांड चलानी है आपने। और अब इसके जो सारे स्टेप है ना उसको डिस्कस करते हैं। वो क्या है, आज के जितने भी स्टेप है ना इनको डिस्कस करते हैं। ये है क्या, फोल्डर स्ट्रक्चर को बाद में आता है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है। मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने इसको पेस्ट किया, सही है। इसके आगे ना मैं एक डॉट लगाऊंगा। इस डॉट का फायदा क्या है, इस फायदा ये है कि मैं जिस फोल्डर में खड़ा हुआ ना, ये इस फोल्डर को अपनी करंट डायरेक्टरी बना लेगा कि इसी फोल्डर के अंदर सारी की सारी चीजें सॉल्व करेगा। मैं दोबारा बताता हूँ, मैंने लिखा npx create-next-app@latest, उसके बाद मैंने स्पेस दिया और डॉट लगा दिया। अब ये डॉट जो मैंने लगाया ना, इस डॉट को लगाने का फायदा ये है कि जिसमें डायरेक्टरी में खड़ा हुआ हेलो वर्ल्ड 2 के अंदर, इसको ही अपना मेन फोल्डर बना लेगा और इसमें ही सारी सॉल्यूशन करेगा। मैंने एंटर कर दिया जी, सीटी लिखने की आपको जरूरत नहीं। अब ये सॉल्यूशन मिलेगा थोड़ा सा टाइम, अब वो इस दोबारा सारे स्टेप पूछे जाएंगे। पहला स्टेप आपका आएगा टाइप स्क्रिप्ट का। आप अच्छा सबसे पहले पूछ रहे हैं कि आप Next.js के लेटेस्ट वर्जन को प्रोसीड करना चाहते हैं, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे y लिखें, ये एंटर कर दें, ये हो जाएगा, सही है। पहला सवाल KBC शुरू हो गया हमारा। टाइप स्क्रिप्ट, बिल्कुल किसी ने टाइप स्क्रिप्ट से भागना नहीं है, सही है। सीनियर स्टूडेंट्स हमारे मसला लेकर आए थे, सर जावास्क्रिप्ट बहुत आसान है, टाइप स्क्रिप्ट में बहुत एरर्स आते हैं। अभी हमने एक इंस्टॉल करा था पैकेज, उसके अंदर भी उसने एरर देना शुरू कर दिए थे। तो भाई टाइप स्क्रिप्ट इसीलिए पढ़ाई थी। अब हम टाइप स्क्रिप्ट को छोड़ के जावास्क्रिप्ट पे थोड़ी जाएंगे, टाइप स्क्रिप्ट पे ही सारा काम करेंगे। तो आपको टाइप स्क्रिप्ट पे लाजमी यस करना है। अब ये ESLint क्या है, अच्छा भाई एक अच्छा डेवलपर आज जो भी काम करता है उसके बाद एक कमांड चलाता है npm run lint। मैं आपको पैकेजेशन के अंदर ये कमांड दिखाऊंगा सारी, सही है। इस कमांड का फायदा क्या है, इस कमांड का फायदा एक तो आप जब कोड डिबग कोड लिख रहे हो तो जो एरर्स आते हैं वो आप एरर रिजॉल्व करते हो, वो अलग है। npm run lint कमांड क्या करती है, वो कमांड ये करती है कि आपके कोड के क्वालिटी को बेहतर करने के लिए यूज की जाती है। मतलब आपने कोडिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड को फॉलो किया है इंटरनेशनल वे में, आपने कोई ऐसी चीज़ तो यूज़ नहीं करी जो आउटडेट हो गई है, और जब आगे जब आप इसके ऊपर काम करने जाओगे तो वो मसला आएगा, तो आपके इसमें इशू क्रिएट होगा। तो जब भी एज अ डेवलपर आप लोग काम करते हो, जैसे मैं आज का मैंने काम कंप्लीट कर लिया, मैंने कंपोनेंट बनाया, कंपोनेंट को बाद में डिस्कस करते हैं, एक फाइल में कोड करा, फंक्शन लिखा, मेरा काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद डे एंड पे मैं npm run lint लाजमी चलाता हूँ। उस कमांड के थ्रू मुझे ये पता लगता है कि मेरे कोड में कोई एरर आया है या नहीं आया है। वो एरर आया तो एक अच्छा डेवलपर उसको वहीं हाथ के हाथ रिजॉल्व करता है। तो इसके लिए हम लाजमी यस करते हैं कि हाँ भाई लिंटिंग इंस्टॉल करो। तो ESLint का काम ये है कि बाद में आप जब भी उसकी कमांड चलाओगे उसको लाजमी इंस्टॉल करोगे, तो आप इसको करते हो यस। टेलविंड, अच्छा आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों में से कितने सारों को HTML CSS आती है, हैंड रेज करें। माशाल्लाह सारे हैं, यानी मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सही है। HTML CSS उसको डिस्कस करते हैं बाद में। टेलविंड CSS क्या है, आपने CSS पढ़ी है, आपने CSS में आपने बैकग्राउंड कलर भी चेंज किया होगा, सही है। आपने बैकग्राउंड के साथ साथ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज करी होगी, बॉर्डर लगाया होगा, बैकग्राउंड इमेज लगाई होगी। अच्छा ऑनेस्ट सवाल ये है किस किस को CSS नहीं आती है, हैंड रेज कर लें, कोई मसले की बात नहीं है। अभी इतने सारे तो बोल रहे थे आती है, अच्छी की बात नहीं है, बस नो हाउ आती है। कितनों को बिल्कुल स्क्रैच से नहीं आती, हैंड रेज करें। अच्छा अब इसमें जैसे सर अमीन बता के गए थे, ये तो प्री रिक्विजिट थी, सही है। कोई भी अच्छा सा चैनल देख लो, उसमें से CSS बिल्कुल डेप्थ पे नहीं जाओ, बस बिल्कुल CSS को ये देख लो कि CSS के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं।
CSS की डेप्थ में जाओगे तो फिर Next.js भूल जाओगे। Next.js CSS नहीं पढ़नी हमने। CSS को बस ये देख लो किस तरह इस्तेमाल होती है। और इसी तरीके से जिसको HTML नहीं आती है, HTML देख लो। अच्छा, 2 चैनल मैं खुद सजेस्ट कर देता हूँ। एक है हमारे इंडियन भाई का कोड विद एरी, सही है, कोड विद एरी। और हमारे इसी तरीके से PIIC के एक बेहतरीन टीचर बिलाल फरीद का चैनल IT मेट में भी आप देखना HTML CSS का होगा कोई ना कोई चीज़ ना। हाँ, मैम हिरा खान का एक चैनल है, एक हमारी टीचर है हिना नसीर। इनके चैनल्स के अंदर भी पूरी HTML CSS मौजूद है। तो क्यों हम उनको प्रमोट करें, अपने टीचर्स को ही प्रमोट करेंगे भाई। तो आपके ऊपर है। अगर इनका भी समझ नहीं आता तो एक चैनल है गीकी शोज, उसका देख लेना, सही है। तो जो भी आपको देखना है ये आपके ऊपर है, लेकिन इतना डेप्थ में मत जाना कि सिर्फ HTML CSS ही पढ़ते रह जाओ। अच्छा, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो अपना YouTube का चैनल देख लेना। अच्छा, सही है भाई, ये आपको मेरी तरफ से ओपन एंडेड है। मैंने आपको 3-4 नाम बता दिए, ये आप देख लेना। और ज़्यादा बेहतर ये बोलूँगा कि हमारे भाई जो हैं बिलाल फरीद हैं, मैम हिना नसीर हैं, मिस हैं, इनके चैनल की वीडियोस भी देखें। हमारा अपना PIIC का चैनल है, उस पर भी वीडियोस हैं, उस पर भी देखें, आप पढ़ा दें। अच्छा हाँ, सबसे अच्छी बात सर शाहबुद्दीन, हाँ भाई हमारे क्या है, हमने एक अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करी हुई है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमारी क्लास में नए आए हैं। हमारे जो सीनियर स्टूडेंट हैं अब वो सेशंस वगैरह की डेट मुझसे पूछते हैं। अब जैसे हमारे असद भाई हैं, ये माशाल्लाह से हमारे बहुत अच्छे सीनियर स्टूडेंट हैं और अभी तो ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं UAE के एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो असद भाई जो हैं, और इसी तरीके से अनीस है, हबीब है, ये सारे सीनियर ही बैठे हुए नीचे, जिसमें मेरा एक फेवरेट स्टूडेंट ये बैठा हुआ, जिसको मैं टीच करता रहता हूँ थोड़े टाइम के बाद, अजान, सही है। तो संडे में जा रहे थे ये। तो भाई हमारे सीनियर स्टूडेंट का रोल ये है, मैंने इनको एक अथॉरिटी दी हुई है, ये लोग HTML CSS आपको कवर कराएंगे। तो इनके लिए सबसे पहले क्लैपिंग हो जाए। ये आपसे इनकी ड्यूटी है, Next.js तो पढ़ेंगे ये, सही है। साथ में ये आपको HTML CSS कवर कराएंगे। अब इन स्टूडेंट्स में से जिनकी फीजिबिलिटी मिलती रहेगी वो आपको जूम के ऊपर लिंक शेयर कर देंगे। हमने ग्रुप बनाए हुए, ग्रुप ज्वाइन करके आप उसको जूम के लिंक को ज्वाइन करना और HTML CSS कवर करना शुरू कर देना। ये आपका मसला HTML CSS का हल कर दिया, सही है। हाँ सर, ग्रुप नेम बता दें जी, ग्रुप के नेम बच्चे वालों को कवर करा दिए। जो बाकी स्लॉट से आ रहे हैं ना हमारे पास, उनके लिए मसला नहीं है, वो हमारे सीनियर स्टूडेंट से कांटेक्ट कर ले, नहीं होता तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। डे एंड पे जाने के बाद हम उसको कवर, मैं उनको ग्रुप्स बता दूंगा, उसमें आके ऐड हो जाना, सही है। वरना डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना, डिस्कॉर्ड पे भी शेयर कर देंगे, सही है। अभी आ जाते हैं भाई, आपका HTML CSS का मसला हल हो गया, सही है। प्री रिक्विजिट्स का मसला सबका हल हो गया जिन्होंने नहीं सीखा है। अब एक चीज भाई, असाइनमेंट। सर असाइनमेंट करने, आज से आपके असाइनमेंट शुरू हो जाएंगे। आपके असाइनमेंट, आपकी अटेंडेंस और आपके मार्क्स, जो आपके आखिरी के मार्क्स और जो हम असाइनमेंट के मार्क्स देंगे, अब ये सब कैलकुलेट होकर आपका रिजल्ट बनेगा। ये डे 1 की क्लास से मैं अभी अनाउंस कर रहा हूँ, सही है। ये नहीं बोलना जब आखिरी में मार्क्स आपके आ रहे हैं, सर हमें तो ये नहीं बताया था कि सर आपने मार्क्स भी क्या उसमें असाइनमेंट्स भी कैलकुलेट होंगे। अशारिफ ने, जो हमारे सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, अशारिफ ने आपको चैलेंजेस दे दिए, 30 डेज ऑफ चैलेंज। जिसने वो कर लिया है, जिसको जो आगे सीनियर बन चुके हैं, यानी इंस्टॉलेशन कर चुके हैं, 1-2 स्टेप कवर कर चुके हैं, Next.js आती है, HTML CSS आती है, जो हमारी क्लास से आगे चलना है, वो शारिफ का असाइनमेंट करना शुरू कर दें, सही है। मतलब फारिग नहीं बैठना है, बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठना है। और एक चीज़ कंप्लीट होगी, मैं अभी बता रहा हूँ, शारिफ का असाइनमेंट भी काउंट हो रहे हैं, क्लास का असाइनमेंट भी काउंट होंगे, सही है। चैलेंज वाला भी फिलहाल जब तक मैं डिस्कशन कंप्लीट नहीं हो जाती है, अशारिफ से पूछ के अगर वो बोलता है तो सही है, वरना आप लोग क्लास के असाइनमेंट तो मस्त करना है। आज जो मैं दूंगा इंस्टॉलेशन करनी है तो करके आनी है, ये नहीं हो कि नेक्स्ट क्लास में सर इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, करनी है। एक चीज़ आपकी काउंट होगी, सही है। आगे जाके Next.js की जब मैं क्लासरूम बना के सारी चीज़ें शेयर करूँगा कि भाई यहाँ पे आपको असाइनमेंट सबमिट करना है अपना, तो लाजमी करना है। सर हमजा चेक करते हैं, सर हमजा के साथ TS भी चेक करते हैं और असाइनमेंट भी आते हैं। असाइनमेंट आपने करने हैं। मैं अपना संडे निकाल के आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे असाइनमेंट चाहिए। माइलस्टोन्स वही हैं सारे, आप लोगों को माइलस्टोन पहले से बता दिए सबने। हाँ,
माइलस्टोन्स वही हैं सारे। मैं आपको बैकग्राउंड लगाने, मैं आपको एक शॉर्ट ब्रीफिंग दूंगा। बीजी बैकग्राउंड की शॉर्ट फॉर्म डैश, अगर आपको पर्पल कलर अप्लाई करना है पर्पल लगा दो, कुछ भी लगा दो, वो चल जाएगा। तो टेलविंड सीएसएस जो है एक शॉर्ट फॉर्म है सीएसएस की, जिसने आपको क्लासेस प्रोवाइड करती हैं। आप उसको यूटिलाइज करके आपको इससे फायदा ही है कि आपकी ना लर्निंग आपकी जो होती है ना वर्क हैंड फास्ट हो जाता है। और मोस्टली अब जो है थोड़ा सा मैं आपके साथ डेवलपर ट्रेंड भी चेंज बताता जाऊंगा कि डेवलपर ट्रेंड कहाँ जा रहा है अभी। लोग पहले टेलविंड को नहीं प्रेफर करते थे क्योंकि इतनी लंबी लंबी क्लासेस लिख रहे होते हैं, लेकिन अब अचानक से मार्केट ट्रेंड चेंज हो गया। खुद से मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, मैं एज अ टेक कंपनी में काम करता हूँ। मैं टेक कंपनी में मटेरियल यूआई और इन सारी चीज़ों को रिकमेंड करता था। मटेरियल यूआई भी एक आपकी लाइब्रेरी है, चाकरा यूआई है। अच्छा, हम चाकरा को थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे क्योंकि आपको कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी बनानी है। चाकरा यूआई क्या है? चाकरा है, और उसके अलावा आई गेस रिएक्ट बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप पे तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। नेक्स्ट यूआई है, रेडिक्स है। ये सारी लाइब्रेरीज थी आपकी कंपोनेंट बेस्ड। इधर आपके बने बनाए बटन के कंपोनेंट मिल गए, आपने कॉपी करा, पेस्ट करा, चलाया, उसमें आपने प्रॉप्स पास कर दी, अपनी क्लासेस पास कर दी, भाई आपकी लाइब्रेरी रेडी हो गई। आपको यानी एक लाइब्रेरी मिल गई जिसमें आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं। ये बहुत अच्छी थी, अभी तक ये बहुत चलता हुआ आया है। ये 2022 और 3 के बाद से ये ट्रेंड 11:30 हो रहा है। गूगल पहले बोलेगा टेलविंड जब आई थी ना, टेलविंड की लंबी लंबी क्लासेस की वजह से ना लोग इसको पसंद नहीं करते थे, इवन मैं भी पसंद नहीं करता था। लेकिन अब टेलविंड के ऊपर ना बहुत सारी लाइब्रेरीज बनना शुरू हो गई हैं। अब लाइब्रेरीज जो बनने लगी ना, सबसे मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी शेडसिंग, जबरदस्त लाइब्रेरी है। नेक्स्ट यूआई, रेडिक्स, डेजी, अभी मैं नाम लेने बैठूंगा, बहुत सारी हैं जिनको मैं पर्सनल यूज कर चुका हूँ अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये लाइब्रेरीज जो होती है ना, ये अनस्टाइल लाइब्रेरीज कहलाती हैं। इसमें पूरी की पूरी आपको टेलविंड की क्लासेस मिलेंगी, कंपोनेंट बने हुए मिलेंगे, बटन का कंपोनेंट मिलेगा, हेडर का कंपोनेंट मिलेगा, पेजिनेशन का कंपोनेंट मिलेगा, लेकिन ये पूरा टेलविंड पे। इसकी कस्टमाइजेशन इतनी आसान होती है कि आप जाके अगर आपको बटन का कंपोनेंट चेंज का बटन का कलर चेंज करने ना, आप जाके कर सकते हो। तो हम लोग टेलविंड को देखेंगे, टेलविंड के साथ इंशाल्लाह आगे शेडसिंग को कवर अप कर रहे होंगे, और टाइम मिलेगा तो चाकरा यूआई का सिर्फ ओवरव्यू दे दूंगा ताकि कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरीज कैसी होती हैं। तो टेलविंड लाजमी है। टेलविंड को आपको समझ आ गई, टेलविंड के ऊपर एक लेयर बाय लेयर चलती चले जा रही है, इसको भी एंटर कर ले। सोर्स डायरेक्टरी, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने पकड़ देखे, मैं नोटिस कर रहा था, बोल दिया नहीं सर नो कर दें, और किसने बोला था यस कर दें। अब इसका पर्पस क्या है? यस वाले कितने थे हमारे, और नो वाले कितने थे? अच्छा, बाकी दरमियान वाले कहाँ गए जिनका पूरा पूरा हाथ उठा था? अच्छा, अब आपको ना मैं अभी इस चीज़ को नोटिस करते जाना, मैं फोल्डर स्ट्रक्चर ये आपको बताता जा रहा हूँ कमांड्स का फ़ायदा क्या क्या है। सोर्स डायरेक्टरी आपकी कहाँ फ़ायदेमंद है? आप एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हो, अब उस एप्लीकेशन के अंदर आपकी फुल फ्लैज एप्लीकेशन है। फुल फ्लैज का मतलब है उसके अंदर आपका फ्रंट एंड भी यूज़ हो रहा है, उसके अंदर आपका बैक एंड भी यूज़ हो रहा है, सही है। जहाँ पे आपका फ्रंट एंड यूज़ हो रहा होगा खाली, वहाँ पे आप इसको सोर्स डायरेक्टरी को कर दोगे नो, आँख बंद करके नो कर देना, सही है। फ्रंट एंड यानी अभी हम लोग जैसे अभी स्टाइलिंग करने फ्रंट एंड पढ़ेंगे, फिर बैक एंड पे जाएंगे, फिर मैं सोर्स डायरेक्टरी को पूरा बना सोर्स डायरेक्टरी यूज़ करूँगा। अब इसका फ़ायदा क्या है सर? आपने बोल दिया, मैंने आँख बंद करके कर दिया। अच्छा भाई, आपका कंपोनेंट्स वगैरह जो बनेंगे वो आपकी ऐप डायरेक्टरी के अंदर बन जाएंगे, सही है। हम अभी देखेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, पेजेस क्या होते हैं, वो सारे बन जाएंगे, एपीआई भी उसके अंदर बनेंगे। लेकिन जब आप डेटाबेस को इंटीग्रेट करना शुरू करते हो ना, इसके अंदर डेटाबेस, आपका डेटाबेस के लिए आप ऐप डायरेक्टरी को यूज़ भी कर सकते हो, करो, उसमें मना नहीं है। लेकिन एक अच्छा डेवलपर वो सोर्स डायरेक्टरी को यूज़ करता है। सोर्स डायरेक्टरी का फ़ायदा क्या है? उसमें वो सारे डेटाबेस से कनेक्टिविटी के जो लिंक्स होते हैं, जो कोड होता है, वो सोर्स में रखता है। मुझे लग रहा था मेरा लैपटॉप का मसला है, छोटी स्क्रीन आ रही है, मैं लैपटॉप चेंज कराता जाके, अब वो स्क्रीन तो छोटा। अच्छा, मैं कहा था बैकएंड डेवलपर। हाँ, बैकएंड पे जब आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाओगे ना, तो डेटाबेस के लिए आप कुछ फंक्शंस लिखोगे, डेटाबेस की कुछ क्यूरीज लिखोगे, उसके लिए आपको सोर्स डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर आप डेटाबेस का एक फोल्डर बनाओगे, फोल्डर के अंदर आप उसकी यूटिलिटीज़ बनाओगे। हम आगे डिस्कस करेंगे यूटिलिटीज़ क्या है, लिब्स क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है।
तो एक पूरा रियल वर्ल्ड रियल प्रोजेक्ट जो क्रिएट होता है उस तरीके से हम चलेंगे, सही है। उसमें सारी चीज़ें मैं जो स्टैंडर्ड है ना मैं वो, अच्छा मेरा थोड़ा सा तरीका ये है कि मैं आपको रियल जो मार्केट में चल रहा होगा ना मैं वो पढ़ाऊंगा। हम रेपो फॉलो करेंगे, साथ साथ मैं मार्केट की चीज़ें भी फॉलो करूँगा। अभी तक मेरी क्लास में मैंने इसी तरीके से पढ़ा है, तो वो सारी चीज़ें हम फॉलो कर रहे होंगे। तो ये डिफरेंस है, आपकी डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए आपको सोर्स डायरेक्टरी लाजमी यूज़ करनी है, ताकि आपको एक फोल्डर स्ट्रक्चर जो है एक अच्छा डेवलपर जो है हर चीज़ को ऑर्गेनाइज वे में रखता है। तो हम उसी के अंदर देखेंगे हम उसको किस तरीके से लेके चल रहे होते हैं। आपको सोर्स डायरेक्टरी का पर्पस पता लग गया? अच्छा, किसी को अभी भी क्लियर नहीं है तो वो भी पूछ ले, हैंड रेस करके पूछ ले, कोई मसले की बात नहीं है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अभी फिलहाल मैं फ्रंट एंड से उसको कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं नो कर रहा हूँ, सही है। ऐप राउटर, सर ये ऐप राउटर क्या आ गया? ऐप राउटर क्या है? इसको हमें आपने बोला रिकमेंडेड है और वो भी बोला रिकमेंडेड है, इसको करना है या नहीं करना? अच्छा भाई, अच्छा सर ये ऐप राउटर अगर हम यस कर देते हैं तो, अगर हम नो करते हैं तो उसका क्या आंसर होगा? पेज राउटर। सर अभी पेज राउटर क्या है? अभी हम जब फोल्डर खोलेंगे ना तो नेक्स्ट जैसे आपकी जब फोल्डर डायरेक्टरी खोलेंगे ना तो उसमें एक ऐप का फोल्डर क्रिएट होता है, सही है। नेक्स्ट जेएस के 13 वर्जन से पहले चले जाते हैं, सही है। 13 से पहले 12 था, 12 से पहले 11 था और 9 से नेक्स्ट जेएस स्टार्ट हुई। आई गेस 7 से स्टार्ट हुई है, 9 से मुझे इसकी श्योरिटी नहीं है। 7, 8, 9, हाँ 9 पे से मैंने काम करना शुरू किया इसके ऊपर। 9 से लेकर 12 तक की जर्नी में इसने पेजेस डायरेक्टरी को फॉलो करा। सर अभी पेजेस डायरेक्टरी क्या है? पेजेस डायरेक्टरी के अंदर आपके पास ये होता था, वो भी एक फोल्डर है। फोल्डर के अंदर आप जाते थे, कोई भी फाइल क्रिएट कर देते, home.js, वो आपका पेज बन जाता था। और इसी तरीके से चल रहा था 12 तक के, उसमें स्टेबिलिटी आती गई वो चल गया। 13 में आगे ना नेक्स्ट जेएस वालों का ना दिमाग चेंज हो गया, दिमाग पलट गया। उन्होंने बोला यार हम क्यों पेजेस डायरेक्टरी को प्रमोट करें, हम नया कुछ लाएंगे, मार्केट में कुछ ऐसा सेंसेशन लाएंगे जो पूरी की पूरी मार्केट को चेंज कर देगा। और एक तरीके से वो कामयाब हुआ है। उन्होंने जब नेक्स्ट जेएस 13 का उन्होंने एक तरीके से वो होता ना बूम मचाया था कि हम 13 ला रहे हैं। हम जब डेवलपर 12 पे काम कर रहे थे ना, मैं काम कर रहा, मैंने कहा यार एम ही होगा, कुछ नई चीज़ों की। जब 13 आई ना और जब मैंने इंस्टॉल करी, मेरे सारे प्लग हिल गए थे, ये क्या किया इन्होंने। अच्छा उस टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन भी स्टेबल नहीं हुई, इन्होंने ऐप डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ऐप डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस करा दिया, चलो भाई हमने इंस्टॉल कर लिया, चलो फोल्डर बना लिए। अब हमने जब जाके पहला कोड लिखा, पहली स्टेट डिक्लेयर करी, अब तो स्टेट ही नहीं चल रही है। सर ये क्या हो गया? हमने पूरा मैंने प्रोजेक्ट उस पर क्रिएट करा था अपना एक, अब चल ही नहीं रहा है। फिर उसकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी, अभी आहिस्ता चीज़ हम उसको क्रिएट करेंगे। तो उसने क्या डायरेक्ट स्टैंडर्ड बनाया, उसने बोला अब ऐप राउटर को फॉलो करो। अब ऐप राउटर को सिर्फ इस तरीके से समझो, हमारा पूरा का पूरा फोल्डर जब नेक्स्ट जेएस हमारा कोड कंपाइल करता है ना, तो वो हमारा सबसे पहले नेक्स्ट जेएस के सर्वर के थ्रू एक रेंडर होता है कोड, और वो पूरा का पूरा कोड सर्वर, नेक्स्ट जेएस का अपना सर्वर है। अब वो सर्वर क्या है, वो आगे की नेक्स्ट सर्वर और क्लाइंट हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे क्या है, नेक्स्ट क्लास के अंदर वही है। तो वहाँ से कंपाइल होकर आ रहा होता है। पहले क्या होता था, पहले भी सर्वर से कोड कंपाइल होता था, लेकिन उसके अंदर फीजिबिलिटी ये होती थी कि वो आपका क्लाइंट का कोड देखता था ना, उसको वो खुद से जाने देता था। एक चौकीदार था वहाँ पे जो देखता था भाई आपने अच्छा स्ट्रेट यूज़ करिए, जाने दो। अब वहाँ पे एक चौकीदार बिठा दिया है, उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि अगर ऐप डायरेक्टरी है, ऐप डायरेक्टरी में उसने तुमने ये चीज़ फॉलो नहीं करी है तो तुम्हारा कोड मैं सर्वर से कंपाइल होने दूंगा नहीं, मैं एरर थ्रो कर दूंगा। तो एक चौकीदार वहाँ पे उसने बिठा दिया है, तो तुम उसके स्टैंडर्ड को फॉलो करोगे ऐप राउटर के तो वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। और ऐप राउटर पूरा सर्वर बेस्ड रेंडर होता है, सही है। उसने यानी अपने एक तरीके से कन्वेंशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐप राउटर इम्प्लीमेंट कर दिया। इसको हम करेंगे यस, क्योंकि हम अब नया पढ़ेंगे, नई चीज़ को हम यस करेंगे। एलियस क्या होता है सर? ये एलियस क्या है? अब आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ा था, बहुत टाइम लगाया था हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करते थे, लेट्स सी इंपोर्ट सम फंक्शन 1 फ्रॉम ./, ऐसे ही करके इंपोर्ट करते थे आप लोग। या अगर आप फोल्डर बना के किसी दूसरे फोल्डर में बनाते थे .// करके आप पीछे जाते थे, यानी आप डायरेक्टरी को खेलते थे जी। काम भाई इसको देख लेगा जरा, सही है। अब डायरेक्टरी आ गई आपकी, सही है, .// अब मैंने एक फोल्डर पीछे बनाया, उससे फोल्डर पीछे बनाया, उससे फोल्डर पीछे बनाया। अब मुझे .// एक पूरी लंबी लाइन लगती चले जा रही है मेरे पास, सही है।
और अगर बीच में मैंने कोई फोल्डर कॉपी पेस्ट करके कहीं दूसरी जगह पे लग दिया, पूरा कोड बर्बाद मेरा। सही है। अब इसके अंदर, अब इसकी वजह से Next.js ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करी। Next.js ने ये React में भी अब इंट्रोड्यूस हो गई है, @ अब @ क्या करता है? आप जैसे ही कोई import some function from @ करते हो ना, वो आपको पूरी की पूरी आपकी डायरेक्टरी दिखा देता है। तुम्हारे पास ये भाई, ये तुम्हारे पास ऐप डायरेक्टरी आ गई, ऐप के अंदर एक कंपोनेंट आ गया, ये पेजेस आ गए, हम आगे देखते हैं, इसको देखेंगे क्या होता है। तो ये है @। अब ये बोला है कि आप डिफॉल्ट @ को यूज़ करना चाह रहे हो, हम बोलेंगे हाँ। अच्छा, ये बोलते हैं कि अगर आप @ यूज़ करना चाह रहे हो तो @ करो। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। @ यूज़ करना चाह रहे हो @ करो, या इसकी जगह पे आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना चाह रहे हो। अच्छा, इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, मैं अभी मुझे याद नहीं है वो स्पेशल कैरेक्टर्स की, मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। जैसे @ है ना, उसी तरीके से पहला I__ होता है। अगर आप कहते हो येस, तो पूछते हैं आप कौन सा नया स्पेशल कैरेक्टर लाना चाह रहे हो। तो अगर आप उसकी जगह पे अंडरस्कोर कर देते हो, और ये कुछ सेलेक्टेड स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, या वो कोई नहीं है कि आप उसकी जगह पे कर्ली ब्रैकेट या कुछ भी दे दो, वो कुछ उसने कन्वेंशन दी हुई है। नहीं, लिस्ट शो नहीं हो रही है। हाँ, वो हमें खुद ही, वो मेरे पास आई गेस वो डायरेक्ट लिस्ट पड़ी हुई थी, मैं आप लोगों से डिस्कॉर्ड पे कोशिश करूँगा वो शेयर कर दूँगा जैसे मुझे मिल जाती है। तो उसमें एक होता है अंडरस्कोर, जहाँ तक मुझे याद है वो। तो अगर आप अंडरस्कोर करेंगे ना, फ्रॉम करके अंडरस्कोर करेंगे, जो @ का पर्पस है ना, वो अंडरस्कोर कर रहा होगा, यानी वो पूरी की पूरी लिस्ट शो कर देगा। लेकिन हम डेवलपर हैं, थोड़ा सा हम बोलते हैं यार तुमने जो बोल दिया हम उसी पे चलेंगे, हमने इसको कर दिया नो भाई @ ही सही है। सही है। अभी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे आई गेस किसी का कोई मसला है, अभी हैंड रेज करके पूछ लें। बस इंस्टॉल हो रही है। आपकी Next.js की ये बेसिक थे, ये स्टेप्स थे, ये स्टेप का पर्पस समझाना था आज की क्लास में। ये भी हो गया। अब थोड़ा सा टाइम बचा है, अब इसमें हम फोल्डर स्ट्रक्चर को भी जल्दी से देखेंगे, नहीं होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो भी कवर करेंगे। ब्रेक दे दें, इंस्टॉल अंदर पे करें, हेलो वर्ल्ड करवा दें। अभी हेलो वर्ल्ड डायरेक्ट नहीं करा सकते, उसके लिए मैं फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दूंगा, फिर बता दूंगा। मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा हेलो वर्ल्ड कहाँ प्रिंट होता है, आप वहाँ पे जाके प्रिंट कर लेना, ठीक है। प्यास लग रही है? अच्छा, एक काम करें, हो गया, आप लोग ब्रेक ले लें। हाँ, क्या हो रहा है? 11:15, सिर्फ 10 मिनट का ब्रेक है। 11:25 पे पूरी क्लास यहाँ पे आ जाए, क्योंकि फिर मुझे फोल्डर स्ट्रक्चर बताना पे यूज़ नहीं होती है। इत्तेफाकन मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ भी है जिस पे मैंने सोर्स डायरेक्टरी यूज़ करी है। अब देखें, मैं सिर्फ इसको ओवरव्यू दूंगा, इसको डेप्थ में नहीं जाऊँगा, इसको फिर हम देखते रहेंगे। आपके पास कुछ इसी तरीके से फोल्डर क्रिएट्स होते हैं, जो अभी आपकी करंट डायरेक्टरी में भी हो रहे होंगे सोर्स के ऊपर। ये देखें, उसको इस तरीके से मैनेज होते हैं वो। सोर्स के अंदर मेरे पास एक ऐप डायरेक्टरी आ गई, ऐप डायरेक्टरी के अंदर ही मेरे लिप्स का फोल्डर आ गया, इसके अंदर मेरे सारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी आ रही है, यहाँ पे मैं डेटाबेस कनेक्ट कर रहा हूँ, और इसी तरीके से मेरे पास मॉडल्स वगैरह का है। तो बस इसको सिर्फ इस तरीके से रखें जैसे मैंने बताया था कि आपका सोर्स का फोल्डर क्या काम करता है कि वो आपका जब भी आपको बैकएंड कनेक्ट करना हो उसके लिए आपको मल्टीपल एक स्टैंडर्ड बनाओ। जैसे मेरे पास एक स्टैंडर्ड बना है कि ऐप डायरेक्टरी अलग है, कंपोनेंट्स अलग है, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे, फीचर्स क्या हैं ये डिस्कस करेंगे, वैलिडेशन क्या है, टाइप्स क्या है, क्योंकि हम टाइपस्क्रिप्ट के पूरे प्रोजेक्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है सोर्स के अंदर एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो फॉलो होता है वो इस तरीके से बनता है। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे, हम ऐप डायरेक्टरी से स्टार्ट करेंगे। ऐप डायरेक्टरी से स्टार्ट करने के बाद हम इंशाल्लाह फिर हम सोर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता मूव करते चलेंगे, ठीक है। और फाइलें देख के घबराना नहीं है, ये छोटी छोटी सी फाइलें होती हैं, ये कंपोनेंट्स बनते हैं तो कोई ये 250-300 कंपोनेंट बन जाते हैं, तो ये नॉर्मल है, सही है। अब आप लोगों का ना वो टाइम स्टार्ट हो गया है जिसमें आप लोगों को कोड लिख रहे हैं और आप लोग ये देख के बोलोगे सर इतना सारा कोड, सर इतना सारा कोड, सर इतने सारे कोड का हम क्या करेंगे। तो जब आप एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हो तो थाउजेंड्स ऑफ नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ मेरा जो अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें कोई 50,000 लाइन्स ऑफ कोड है जिसके ऊपर हमारे 4 डेवलपर्स काम कर रहे हैं बैठ के, फ्रंट एंड बैक एंड, दो फ्रंट एंड दो बैक एंड। तो कोड क्या इतने सारे फोल्डर्स बन गए, नहीं घबराना सर इतना सारा कोड है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब तो आप क्या समझो जर्नी स्टार्ट हो गई है डेवलपर की, तो ये करना है। अब जैसे मेरे पास है, ये देखें मेरा पूरा फोल्डर चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, चलता चला आ रहा है, चलता जा रहा है, चलता चले आ रहा है। इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है उसका गर्ज नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या काम कर रहा है वो भी आपने भी नहीं सोचना है, कैसे काम कर रहा है वो भी नहीं करना, ये सिर्फ दिखाना है कि सिर्फ एक फाइल 200 लाइन की है,
तो ऐसे ही आपको स्टैंडर्ड रख के 200, 400, 600, मैक्सिमम कभी बार तो 1000 भी जाती है। तो ये होगा, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। तो क्या करूं भाई, आपके पास ना एक स्टैंडर्ड होगा, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते होंगे। जैसे हमारे पास अरसलान है, ये मेरा सीनियर स्टूडेंट भी है और माशाल्लाह से डेवलपर भी है। इसको तो पता है कि डेवलपर्स में किस तरीके से कोड होता है। वेल मेंटेन, हम लोग वही सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, वेल मेंटेन कोड, ताकि आप लोग जब रियल लाइफ में जाओ ना तो आपको ये ना हो कि आप लोग देखो सर ने तो ये बताया नहीं था, बहुत सारी चीज़ें सर छोड़ भी देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इन चीज़ों को भी आप लोगों को देख के चलना है। आपको वेल मेंटेन कोड हर फाइल के अंदर किस तरीके से रख के चलना है, किस तरीके से स्कीमा बन रहा है, क्या चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें लेके चलनी है। अच्छा, हम दोबारा आते हैं। एक चीज़ और है, हमारे जो भाई आप लोग सारे जो है ना, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे अलग अलग स्लॉट्स से आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपने अब थर्सडे के डिस्कॉर्ड के चैनल पे एक्टिव रहना है, लाजमी एक्टिव रहना है, सही है। सारी अपडेट्स डिस्कॉर्ड पे आएंगी। जिसका जो डिस्कॉर्ड पे एक्टिव नहीं है, डिस्कॉर्ड इंस्टॉल करो, GIIC का फेसबुक पे ग्रुप है, वहाँ से लिंक उठाओ लिंकट्री का, वहाँ से डिस्कॉर्ड के ग्रुप को ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो, सारी अपडेट्स, सारा कोड रिलेटेड जो हम कोड करेंगे वो सारा मैं डिस्कॉर्ड पे शेयर करूँगा, सही है। पहली चीज़ कंप्लीट हो गई हमारी। दूसरी चीज़, सर हमने HTML CSS का सेशन करना है, सही है। सीनियर स्टूडेंट्स के मैंने ऊपर हवाले छोड़ दिया, ये सही है। आपको जो भी लिंक मिलेगा, क्लासेस अनाउंस होंगी, वो मैं डिस्कॉर्ड के ऊपर ही करवा दूंगा, सही है। डिस्कॉर्ड के ऊपर से आप लिंक ज्वाइन करना। पहला वो जूम पे करते हैं, जूम की क्योंकि हमारे पास एक वो होती है कि लिमिट होती है, तो वही ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे भी लाइव चला देते हैं, तो आप लोग यूट्यूब पे भी देख लेना, सही है। रिकॉर्ड मैं नहीं करवाता, मैंने रिकॉर्डिंग के लिए सख्ती से मना किया हुआ है कि कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेगा सीनियर स्टूडेंट। और सीनियर वजह ये कि जब वो अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं, तो आपका जो है वो जब अपना टाइम निकाल कर आ रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप भी टाइम निकाल के उनके क्लास अटेंड करो। वो सिर्फ अपना ही टाइम निकाल के, अपना ही कोई प्रेशियस टाइम निकाल के आ रहे हैं, तो आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जिसको जो चीज़ नहीं आ रही है वो सीखे, वो उनसे उनके टाइम में आके सीखे। इसी वजह से मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करवाता। ये अभी से मैं क्लास में बोल रहा हूँ, फिर बाद में ये ना हो कि सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं करी है, सर आपने रिकॉर्डिंग का नहीं बोला तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवाता, सही है। लाइव आओ, और ऐसा नहीं है कि एक क्लास होगी, ऑल्टरनेट डेज में आपकी क्लासेस करा देंगे। कोई सीनियर स्टूडेंट पढ़ा रहा होगा HTML, तो जैसे मंडे को कोई सीनियर स्टूडेंट HTML पढ़ा है तो ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे को भी वो HTML ही पढ़ा रहा होगा, तो इस तरीके से आपकी HTML कवर हो जाएगी कि आप एक ना ज्वाइन कर सको दूसरी कर लेना, ठीक जी। चल रहा है गैस, हाँ आपको नहीं है कि इतनी सारी फाइलें क्या हैं, हम इसको निकल गई है। नेक्स्ट क्लास के अंदर लाइन बाय चलिए, अब क्या स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। हर फोल्डर का क्या पर्पस है, एक भी डिलीट नहीं करनी है, एक भी डिलीट नहीं कर देना जाके, ये नेक्स्ट का अपना हुआ है, सही है। सबसे अभी जो मैं हाईलाइट कराना चाह रहा हूँ वो ये है, आपने फोल्डर बना लिया, उसको रन करना है। वो कमांड मुझे कैसे पता लगेगी सर, वो भी तो होना चाहिए ना। अब मैंने एक फोल्डर बना लिया है, अब मैं चाह रहा हूँ उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूँ, उस स्टार्ट करने की कोई कमांड, अब मुझे गैप का इल्म तो नहीं है कि मुझे डायरेक्ट नेक्स्ट वालों ने आके बोला हमजा ये वाली कमांड चला लेना, कोई ना कोई कमांड तो होगी। तो वो कमांड्स कहाँ से पता लगेगी सर हमें? तो हमारे पास एक फाइल आती है package.json की। अच्छा, सबको पीछे तक क्लियर है? पीछे तक नजर आ रहा है सबको? एक मिनट, नजर नहीं आ रहा, अब आ रहा है नजर? हमारे पास फोल्डर के अंदर एक फाइल होती है package.json की, इसको खोलोगे, अच्छा इसको खोल के मैं वो बंद कर देता हूँ। ये जो है ना, जिस तरह आपका रियल वर्ल्ड के अंदर CNIC का काम करता है, CNIC है आपकी नेशनल आइडेंटिटी आ रही है, सही है। उसमें आपका नाम, आपके फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी शख्सियत पूरी सब उसके अंदर आ रही होती है CNIC के अंदर। आपके प्रोजेक्ट का पैकेज जेसन जो है वो उसकी आइडेंटिटी है। इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मौजूद होती हैं।
हमने किस नाम से प्रोजेक्ट क्रिएट करा, हेलो वर्ल्ड। कौन सा वर्जन है, इसको प्राइवेट रखना है, प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है। तो ये स्क्रिप्ट्स क्या है, ये आ गई। डिपेंडेंसीज क्या है, चलिए एक काम करते हैं, पहले इसको स्क्रिप्ट्स को देखते हैं। अब हमारे पास फोल्डर चलाने की कुछ कमांड्स आती हैं। पहली है डेव। अब ये डायरेक्ट डेव रन नहीं करते हम, इसके आगे हमें दो चीजें दे रहा होता है। या तो आप ये कमांड चला दो नेक्स्ट डेव के नाम से, सही है, ये आपका फोल्डर रन कर देगा। लेकिन हम डेवलपर्स एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, हम एक कमांड चलाते हैं npm run dev, सही है। रन डेव और नेक्स्ट डेव कोई फर्क नहीं है, दोनों काम, दोनों का पर्पस यही है, वो दोनों फोल्डर स्ट्रक्चर जो है फोल्डर का आपका जो है फोल्डर प्रोजेक्ट रन करने के लिए यूज होती है, सही है। अच्छा मैं आगे लिख देता हूँ। अच्छा ये एरर दे रहा होगा अभी फिलहाल, इसको npm run, अच्छा मैं जूम भी कर देता हूँ। सही है, दोनों कमांड सेम है, कोई मसला नहीं है, कोई भी चला लेना। npm run build, सर ये बिल्ड की कमांड क्या करती है, एक प्रोजेक्ट बना रही है तो एक प्रोजेक्ट चला रही है, तो ये बिल्ड की कमांड क्या करती है। अच्छा जब आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है, तो रेडी होने के बाद आप एक कमांड चेक करते हो लोकली, यानी जिस तरह आप npm run dev चलाते हो, तो उसी तरीके से आप नेक्स्ट बिल्ड चलाओ या npm run build कमांड चलाओ, दोनों कमांड सेम है। ये क्या करती हैं, आपका जो भी पूरा कोड होता है उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस का मतलब एक मिनी फाइल कर देता है, एक छोटी सी फाइल्स में बना के वो एक आपको प्रोडक्शन बिल्ड रेडी कर देता है। वो बिल्ड क्या होती है, वो आप डायरेक्ट सर्वर पे जाके डिप्लॉय कर देते हो, आपकी पूरी एप्लीकेशन प्रोडक्शन ग्रेड बन के चल जाती है। तो क्या होता है, जब आपकी एप्लीकेशन रेडी हो जाती है तो आप क्या कमांड चलाते हो, npm run build। यहाँ तक क्लियर है सबको, रिपीट कर दूं। npm run dev का पर्पस समझ आ गया सबको, आवाज तो निकालोगे, नाश्ता करके आए हो क्या नहीं आए हो, नहीं समझ आया। npm run dev, अच्छा चाय पी के हैं सब, वो भी नहीं पी के हैं सब, ऐसे चलते हैं। npm run dev का पर्पस है, नेक्स्ट dev का पर्पस क्या है। नेक्स्ट dev का पर्पस ये है, आपने प्रोजेक्ट बना लिया, आपको प्रोजेक्ट को चलाना है, आप टर्मिनल पे आके npm run dev या next dev, जो ये कोटेशन के अंदर कमांड लिखी हुई है, तो ये क्या होगा, इससे आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, सही है। वो जैसे लोकल उस 3000 पे रन होता है, इस तरीके से रन हो गया, सही है भाई। आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन के लिए रेडी हो गई, आपने बोला मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है छोटी सी, अब आप बोल रहे हो यार ये मेरी एप्लीकेशन रेडी हो गई है, यानी आप प्रोडक्शन ग्रेड आपकी एप्लीकेशन रेडी हो गई है। अब आप इसको डिप्लॉय करने जा रहे हो, इस डिप्लॉय करने से पहले आप एक कमांड चलाते हो npm run build। ये कमांड चला के आप ये देखते हो कि कोई एरर तो नहीं है इसके अंदर कि मैं सर्वर पर डिप्लॉय करूँ सर्वर क्रैश हो जाए, सर्वर के ऊपर क्रैश होने की वजह से। तो उससे पहले आप लोकली ये कमांड चलाते हो npm run build या next build। तो इस काम से फायदा क्या होता है, Next.js आपकी पूरी की पूरी जो आपने फोल्डर आपने पूरा पूरा प्रोजेक्ट बनाया है उसको कंप्रेस करता है। अच्छा ये जो कंप्रेस वगैरह ना, इन चीज़ों की टेंशन नहीं लो, क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता आगे समझ आएगी। वो एक फोल्डर जनरेट करके दे देता है आसान ज़बान में। वो फोल्डर आपको ये बता रहा होता है कि भाई आपकी जो है सक्सेसफुली आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल बन चुकी है, इसको आप डिप्लॉय कर सकते हो सर्वर के ऊपर या लोकली भी चला के देख सकते हो, सही है भाई। बिल्ड का मतलब ये हो गया। अब बिल्ड तो बन गई, बिल्ड बनने के बाद मुझे रन भी तो करना है कि मेरा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट फोल्डर का जो मेरा प्रोजेक्ट रेडी हो गया है वो कहीं ना कहीं चल जाए। बिल्ड के बाद की बात कर रहा हूँ, यानी प्रोडक्शन पे रेडी हो गई है, अब मैं इसको डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ, प्रोडक्शन पे देखना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं तो मुझे शो हो यार ये एप्लीकेशन मेरी सही भी चल रही है, इसमें बोल दिया सक्सेस है, एप्लीकेशन बन चुकी है, लेकिन प्रोडक्शन पे जा रहा हूँ तो वो ब्लैंक स्क्रीन ले लिए, चल नहीं रही है। अब मैं लोकली जो मेरी प्रोडक्शन एप्लीकेशन रेडी हो गई है उसके लिए मेरे पास क्या कमांड है, प्रोडक्शन की एप्लीकेशन रेडी होने के लिए मेरे पास एक कमांड होती है npm run start, सही है। ये क्या होती है, जब आपकी बिल्ड चल जाती है ना, अच्छा अभी आप इसको चलाएंगे ना, तो ये भी आपको डायरेक्टली चलाएंगे तो आप इसको एरर देंगे, आपको ये एरर दे देगी, ये कमांड चलेगी नहीं। इसका एक स्टैंडर्ड है, ये बोलता है पहले तुम npm run build जब तक नहीं चलाओगे जब तक मैं नहीं चलूंगी, तो ये क्या होगा, डिपेंडेंट हो गई। वो बोलेगी पहले जब तक तुम npm run build चलाओगे नहीं मैं npm run start करूंगी नहीं, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। तो ये आप अभी से जाके घर पे npm run
स्टार्ट ट्राई करके देखना, वो एरर दे देगी, वो बोलेगी कि तुम्हारा बिल्ड रेडी नहीं है, तो मैं कैसे इसको तुम्हें दिखाऊं कि क्या चीज़ तुमने चला बनाई है। तो ये दोनों कमांड एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। आखिरी कमांड आती है आपकी लिंट की कमांड। लिंट, अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉलो होता है लिंटिंग का, जो उसने आपसे पूछा था ES लिंट। ES लिंट हाँ करें या ना करें, मैंने बोला था हाँ करना है। तो जब भी आप एरर्स चेक कर रहे होते हो ना, कि एक अच्छा डेवलपर एरर चेक कर रहा होता है कि यार मेरे कोड में अब मैंने ये कोड कर दिया है, अभी तो मेरे पास कोई फ्रंट एंड पे जब UI पे कोई एरर शो नहीं हो रहा, मैंने वो स्टैंडर्ड फॉलो करा है या नहीं करा है। अब उस फॉलो करने के लिए हमारे पास ये कमांड होती है नेक्स्ट लिंट की, या हमारे पास कमांड होती है npm रन लिंट की। इन दोनों कमांड का फ़ायदा ये है, जब आप रन करते हो तो आपका जो है जो ES लिंट आपने शुरू में इंस्टॉल करा है ना, वो आपके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को गो थ्रू करता है। वो देखता है कि आपने जो कोड लिखा है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा है। अगर उसको लगता है तो वो आपको बोलेगा ओके है, यानी कोई एरर नहीं देगा। अगर उसको लगता है कि उसने एरर दिया एरर है, तो आपको वहाँ पे एरर दे देगा। वो बोलेगा इस एरर को चलाओ, एरर को सही करो और जाने दो। अच्छा, कुछ होते हैं एरर्स, कुछ होते हैं वार्निंग्स। वार्निंग्स होती है वो जाने दे देता है, लेकिन कोई सेवियर एरर्स होते हैं ना, वो उसको जाने ही नहीं देता है, वो बोलता है इसको पहले रिजॉल्व करो। तो इस तरीके से हमारे कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं। तो ये आपके अभी सिर्फ बेसिक 4 कमांड्स हैं। इसके आगे हमारी एक और कमांड होती है, वो अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा। 4 कमांड्स हैं, ये 4 कमांड का पर्पस है, सही है। अब आ जाते हैं डिपेंडेंसीज। अब डिपेंडेंसीज को थोड़ा उर्दू में ट्रांसलेट कर दूँ तो ये है कि मैं इसके ऊपर इन्हिसार कर रहा हूँ। हमारी नेक्स्ट.जेएस जो बनी है ना, वो पूरी की पूरी बनी है रिएक्ट के ऊपर। अगर मैं देखूँ ना, रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है वो, तो उसने सबसे पहले उसने बोला मैं कुछ करूँ ना करूँ, सबसे पहले मैं इंस्टॉल करूँगा रिएक्ट। यानी हमारी नेक्स्ट.जेएस जो इटसेल्फ रिएक्ट को इंस्टॉल कर रही है, सही है। अब रिएक्ट डॉम क्या है, बड़ा खतरनाक टॉपिक है ये समझें। जो आपके लोकल 3000 आपने हिट करा, उसके बाद आपके पास जो पूरा का पूरा पेज प्रिंट हुआ, वो आपकी डॉम है। अभी आसान लफ्जों में, रिएक्ट की अपनी डॉम है, तो नेक्स्ट.जेएस जो है उस डॉम को यूटिलाइज कर रही है। अभी मैं डॉम पे डेप में नहीं जा रहा, वरना सब कंफ्यूज होंगे। रिएक्ट उस डॉम को यूज कर रही है, सही है, यानी ये इसके डिपेंडेंट है। उसके अलावा तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा नेक्स्ट खुद, यानी ये डिपेंडेंट है। आप जो नेक्स्ट.जेएस के फीचर्स यूज करोगे तो वो नेक्स्ट.जेएस से ही निकालोगे, तो वो नेक्स्ट। तो हमारी डिपेंडेंसीज क्या है, हमारा प्रोजेक्ट इन 3 चीज़ों के ऊपर अभी इन्हिसार करता है। इसके अंदर हम और चीज़ें भी इंस्टॉल करेंगे, जैसे हम आगे जाके शेडसेन को इंस्टॉल करेंगे। शेडसेन आपकी QI लाइब्रेरी है, तो हम इंस्टॉल करेंगे तो उसमें ऐड होता जाएगा। अब सर ये डेव डिपेंडेंसीज क्या है? अच्छा भाई, डेव डिपेंडेंसीज का मतलब क्या है? ये चीज़ें वो होती हैं जो आपकी सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए ही यूज़ होती हैं। अच्छा, इसके साथ आप जब इंस्टॉल करते हो npm i, लेट्स सी मैंने शेडसेन इंस्टॉल करी, अब शेडसेन की कमांड है npm install i इंस्टॉल बटन और उसके आगे डैश डैश सेव लगता है, या आई गेस मैं भूल गया उसकी कमांड जो थी, तो बटन की एक कंपोनेंट को इंस्टॉल कर देता है वो, और इधर आपके डिपेंडेंसीज में आ जाता है। अब ये सर ये डेव डिपेंडेंसीज क्या हैं? डेव डिपेंडेंसीज का पर्पस ये होता है, जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो, कोडिंग कर रहे होते हो, उस टाइम पे आपको कुछ डिपेंडेंसीज यूज करनी पड़ती हैं। अब जैसे हमने टाइपस्क्रिप्ट को फर्स्ट टाइम में क्या करा था, टाइपस्क्रिप्ट को यस करा था, तो ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट हमने इंस्टॉल करी डेवलपमेंट के लिए, यानी हम डेवलपमेंट में फॉलो होंगे और हमें पता है टाइपस्क्रिप्ट का सारा कोड कंपाइल होकर कहाँ पर जाता है, जावास्क्रिप्ट में। तो सिर्फ ये हमारे डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज के अंदर ही रहता है कि जब हमने कर लिया बिल्ड बनी, तो बिल्ड के अंदर ये डिपेंडेंसी टाइपस्क्रिप्ट की नहीं जाती है। इसी तरीके से टाइप नोड्स, हमारा जो नेक्स्ट.जेएस है वो रिएक्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन वो नोड.जेएस जो हमारा रन टाइम एनवायरनमेंट है, वो हमारा जो कंटेनर है जिसमें हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है, उस कंटेनर की भी कुछ चीज़ों को यूज़ कर रहा है, तो वो टाइप नोड्स उसकी टाइप्स उसकी आ गई। इसी तरीके से टाइप लेके टाइप रिएक्ट डॉम है, यानी अब रिएक्ट की भी अपनी कुछ टाइप्स हैं, यानी इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट करते हैं, इसकी भी कोई डेटा टाइप है। आपने टाइपस्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स पढ़ी थी सबने, इन सब की भी टाइप्स होती हैं। तो ये टाइप्स आप सिर्फ डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हो। प्रोडक्शन पर्पस में आपके पास एक पूरी छोटी सी एप्लीकेशन चले जाती है, वो एप्लीकेशन जाने के बाद आप क्या करते हो, बस उसमें आपका ये किसी चीज़ का काम नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ जावास्क्रिप्ट की फाइल जाती है, तो आपकी सारी चीज़ें ये डेव डिपेंडेंसीज में आ रही होती हैं। इसी तरीके से पोस्ट CSS क्या है? अच्छा, पोस्ट CSS भी आपकी एक CSS की टाइप है, ये आपकी टेलविंड इंस्टॉल करने के लिए, टेलविंड को कंप्रेस करने के लिए, सारी चीज़ें यूटिलाइज करने के लिए यूज़ हो रही होती है। टेलविंड CSS अभी हमने डिस्कस करा। ES लिंट आ गया, ये वही चीज़ है जो मैंने आपसे अभी बताई थी कि लिंटिंग एरर्स वगैरह के लिए।
और ये कन्फिग है, मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ लूँगा कि क्या है, मैं आपसे इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूँगा ये स्प्रिंट का क्या सिनेरियो है। अच्छा, हम लोग ज़्यादातर तो इसको चेंजेस करते नहीं हैं, सही है, क्योंकि इसमें छेड़छाड़ करने का मकसद ये है कि आपके प्रोजेक्ट में छेड़छाड़ होना, कुछ डिपेंडेंसीज हिल जाती हैं। वैसे हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैंडर्ड फॉलो होता है, हम डायरेक्ट npm पे जाते हैं, npm से पैकेज इंस्टॉल करा, डाउनलोड करा, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कमांड्स हमें अपनी बनानी पड़ती हैं। मेरे पास एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें मेरे पास ना यानी एक तरफ दूसरा फ्रंट एंड चल रहा है, एक तरफ दूसरा फ्रंट एंड चल रहा है, अब इन दोनों की कनेक्टिविटी मुझे बनानी है, उसके लिए मुझे कुछ कमांड्स बनानी पड़ती है कि दोनों फ्रंट एंड जो है ना, अच्छा ये टॉपिक कहलाता है माइक्रो फ्रंट एंड, इन दोनों को बीच में कम्युनिकेट करने के लिए कुछ कमांड्स चाहिए, तो मैं वो सारी कमांड्स जो हैं, कुछ सारे पैकेजेस जो है वो जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कमांड्स इस तरीके से। तो अभी हम लोग फिलहाल उस चीज़ों में तो यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग जैसे ही चलेंगे, लेकिन अब जैसे आप लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा, आप लोगों को लगेगा आप अपने हिसाब से इन चीज़ों को कस्टमाइज़ करते जाओगे, यानी आपने एक तरीके से एक प्रोजेक्ट की पैकेज जैसा यानी उसकी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो पढ़ लिए। यहाँ तक आई गेस मुझे कोई इशू नज़र नहीं आया, इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे जाते जाएंगे, इसमें कोई चेंजेस आते जाएंगे तो हम हाथ के हाथ इसके अंदर चीज़ें कवर अप करते जाएंगे। अब जल्दी से हमारा क्योंकि रन हुआ हुआ है लोकल 3000 पे हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं ताकि हमारी आज का क्लास का वो चेंज हो जाए। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सही है, फाइल बंद कर देता हूँ। ऐप पे जाना है, ऐप के फोल्डर में ये page.js की फाइल आपको मिल रही है, देखें page.js की फाइल, आपके पास ये page.tsx की फाइल आ गई है। कुछ नहीं करना भाई, इसमें मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पे आके सिर्फ आके HELLO, मैं कोई अभी HTML का टैग भी नहीं बता रहा उनके लिए जिन्होंने भी HTML नहीं पढ़ी है, हेलो वर्ल्ड लिख के Ctrl+S कर देना, सही है, ये आपका हेलो वर्ल्ड आ गया लिखा हुआ। आज का आपका बस ये टास्क है, आप डेवलपर बन गए, आपने पैकेज इंस्टॉल कर लिया, आपने सक्सेसफुली नेक्स्ट.js को इंस्टॉल करा और हेलो वर्ल्ड लिख लिया, और जिन्होंने HTML CSS कर लिए वो थोड़ा सा शशके में इसको H2 के अंदर दे देना, नहीं H2 को देना है, हेडिंग बनना है, उसका भी मैं पर्पस बता दूंगा क्या है। नेट चलिए नहीं चलिए, अच्छा वो टेलमेंट ने कस्टमाइज कर दिए चीज़ें, अच्छा एक काम करते हैं और आसान तरीका करते हैं, सब कुछ मूव कर देते हैं, सब कुछ रिमूव कर देते हैं, सिर्फ सब कुछ, सही है। एक मैंने डिफ का टैग छोड़ा है और इस डिफ के अंदर से ये जो क्लासेस आ रही है ना, मैं ये भी हटा रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक क्लासेस लिखी हुई है, बहुत सारे देख के डर जाते हैं, बहुत कम स्टेटमेंट अब मैंने करना शुरू कर दिया, टेलमेंट इस्तेमाल, सही है। मैंने पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर खाली कर दिया और अभी मैं जाऊंगा ना वहाँ पे, ये काली स्क्रीन शो हो रही है मेरे पास, सही है, कुछ भी नहीं है, और मैं जाके यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, बस ये आपका हेलो वर्ल्ड जो है ये आ गया। आज का टास्क आपका बस यही है, आपने जाके नेक्स्ट.js को इंस्टॉल करना है, उसके एरर्स को डीबग करना है, पैकेज जेसन को जो भी मैंने पढ़ाया उसको खुद से गो थ्रू करना है। अब गो थ्रू करने के लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको जी, वो बताता हूँ, और गो थ्रू करने की ट्रिक ये है, आपने क्या करना है, पैकेज जेसन की फाइल को ChatGPT से पूछना है, आपने बोलना है कि भाई ये नेक्स्ट.js की कमांड लिखी, ठीक है, कमांड करती क्या है, वो आपको पूरी डिटेल बता देगा। इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप जो है आपने ये सारी की सारी कमांड्स को देखना है, उसके बाद फिर आपने ये पैकेज के अंदर हेलो वर्ल्ड इंस्टॉल करना है। जो ये काम कर लेंगे आपका आज का टास्क कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो है, अच्छा थोड़ा सा रिक्वेस्ट ये है कि जल्दी आएँ। क्या पहले सीख तो लो, नेक्स्ट डे डेवलपर बनने चल गए, सीख तो लो चीज़ों को, अभी तो स्टार्ट करा है। जब मैं बोलूँगा ना जॉब सर्च करना,
अपनी सीवी के अंदर आगे और अपनी लिंक्डइन के अंदर आगे लिख देना प्रोफेशनल Next.js डेवलपर, लेकिन फिर वो प्रोफेशनलिज्म भी बरकरार रखना, सही है। ये ना हो कि तुमसे कोई पूछे कि पेजेस में अगर मुझे राउट रूल्स बनाने हैं तो परेशान हो जाओ कि सर ये तो सिलेबस में नहीं था। तो इन चीज़ों का है जी। npm run dev या Next.js की कमांड चला देना टर्मिनल के अंदर, जैसे हम लोग टाइपस्क्रिप्ट के अंदर चलाते थे ना, ऐसे आप npm run dev या Next.js चला देना, आपके क्या वो आ जाएगा। वो बोलेगा लोकल होस्ट 3000, उसको कॉपी करना और पेस्ट कर देना ब्राउजर के अंदर जाके, प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। तो आज की क्लास का सिर्फ यही है, बाकी आप लोगों से गुजारिश है जरा टाइम पे आ जाएगा ना, ताकि हम लोग क्लास को जल्दी स्टार्ट करें। उस डायरेक्टरी में CMD ओपन करना है, फिर उस CMD में आपने ये कमांड चलानी है, सही है। तो हमारे पास 3 स्टेप होगा। इस कमांड चलाने से पहले 2 और एक कमांड को मिला के 3। पहले एक डायरेक्टरी क्रिएट करी, उस डायरेक्टरी में CMD ओपन करा मतलब कमांड प्रॉम्प्ट, और उसमें ये कमांड रन कर दी। इस कमांड को रन करते ही एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और उस प्रोजेक्ट में जितने भी आपको इतनी सारी फाइल्स फोल्डर नजर आ रहे थे ना थोड़ी देर पहले, वो सब सिर्फ इस कमांड का जादू है और कुछ नहीं। फिर इस कमांड को चलाने के बाद आपने ये देखना है कि उस प्रोजेक्ट में रखा हुआ क्या है, वो दिखता कैसा है, मतलब वो रन कैसे होगा। तो रन करने के लिए सर ने कमांड चलाई है npm क्या थी, npm स्पेस रन स्पेस dev। अब आप लोग क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो, जो पॉसिबल मिस्टेक्स हैं। एक मिस्टेक आप ये कर सकते हो कि आप फोल्डर कोई और सा खोलोगे, CMD कहीं और खोलोगे। तो जिसने टाइपस्क्रिप्ट में थोड़ी सी प्रिपरेशन करी हुई वो ये गलती नहीं करेगा। हो सकता है भूल गए हो 1 महीने में। अच्छा, दूसरे नंबर पे ये वाली मिस्टेक तो आप समझ गए कि फोल्डर कहीं खुला होगा CMD के, जहाँ फोल्डर है वहीं CMD खुलना चाहिए। दूसरी आप एक गलती करोगे, जो आखिरी में डॉट लिखा हुआ है ना, आप इसको मिस कर दोगे, या तो इसके पीछे एक स्पेस है आप उसको मिस कर दोगे। सब दिखाएं डॉट के साथ स्पेस है, ये देखें स्पेस और हाईलाइट करें डॉट के बराबर में, ये देखें यहाँ पर स्पेस है, डॉट से पहले स्पेस है। उसके बाद स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, और साथ साथ npx के बाद स्पेस है। क्रिएट नेक्स्ट ऐप के दरमियान देखें स्पेस नहीं है, माइनस माइनस लगा हुआ है, मतलब क्रिएट के बाद विदाउट किसी स्पेस के माइनस है, फिर नेक्स्ट है, फिर माइनस है, फिर ऐप है, फिर @लेटेस्ट लगाया हुआ है। वो इसलिए लगाया हुआ है ताकि इसका वर्जन अप टू डेट होता है ना। मार्केट में मोबाइल खरीदने जाते हैं, सपोज करें मैं सैमसंग खरीदने गया, वो मुझसे भी पूछेगा ना सैमसंग का कौन सा मॉडल चाहिए, इतने सारे मॉडल हैं। तो एक सम टाइम आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप ये बोलेंगे कि सबसे अपडेटेड मॉडल है वो दे दो, ऐसा होता है कि भाई मैंने ये बता रहा है कि कौन सा चाहिए, 13 चाहिए, 14 चाहिए, जो सबसे अपडेटेड हो आप मुझे दे दो। तो ये @लेटेस्ट का मतलब है जो सबसे अपडेटेड है आप वो दे दो। अदरवाइज लेटेस्ट के वजह आपने बताना पड़ता है भाई मुझे 13 चाहिए, तो यहाँ पर आपने कुछ ना कुछ डिजिट्स में लिखना पड़ता है कि मुझे Next.js का 13 वर्जन चाहिए, दूसरा चाहिए। लेटेस्ट लिख दिया मतलब जो इस वक्त का सबसे अप टू डेट वो आ जाएगा। अगर सपोज करें सर आप लेटेस्ट नहीं ले, पुराना वर्जन ले कोई, तो सर इस तरह लिखेंगे, सर बोलेंगे नहीं मुझे तो भाई 13.0 चाहिए, मुझे क्या पता लेटेस्ट कौन सा चल रहा, मुझे तो 13 पसंद है, हो सकता है लेटेस्ट कोई और सा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, दोनों तरीके वैलिड है। इसके बाद ये वाली कमांड तो मिटा दें, जो कमांड एक्चुअल थी उसी को रख देना। प्रोजेक्ट को चलाकर देखने के लिए कि प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या है, मतलब उसका रिजल्ट क्या है, वो चलने के बाद उसका प्रिंट क्या आता है, वो कमांड आपने चलाइए npm run dev। सही है, रिपीट करें एक बार, npm run dev। इस कमांड से क्या होगा, Next.js का जो प्रोजेक्ट आपके पास रखा हुआ है वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में रन हो जाएगा। फिर ब्राउजर पे आपने जाना है और ब्राउजर पे लिखना है http://localhost, उसके बाद :3000। अच्छा एक गलती नहीं करना, https नहीं है यहाँ पर, नॉर्मली s होता है, यहाँ पर http है, s नहीं है। फिर कॉलन है, कॉलन के बाद जो स्लैश है, कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, बैक स्लैश है, ये फॉरवर्ड स्लैश है। इसका हेड देखें, हेड आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो फॉरवर्ड जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश है। फिर आगे लोकल होस्ट की स्पेलिंग है LOCALHOST, फिर :3000 इसकी पोर्ट है, ये इसका एड्रेस जैसे आप ब्राउजर में एंटर करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, पेशेंस रखना, आपके पास हेलो वर्ल्ड चल जाएगा। इन केस कोई एरर आता है तो एक ही एरर होगा, वो क्या होगा, Node.js पुराना वाला डाउनलोड है उसको अनइंस्टॉल करना और नया वाला Node.js डाउनलोड करना। नया वाला डाउनलोड करने के लिए पावर शेल में होगा, पावर शेल पता है ना, जैसे कमांड प्रो में ऐसे पावर शेल भी है, तो नया डाउनलोड जो पावर शेल में होगा, पावर शेल में आप डाउनलोड कर लेंगे।
इसके अलावा जो नेक्स्ट स्टेप सर ने कराया था वो क्या कराया था, हेलो वर्ल्ड का कोड लिख के दिखाया था। और वो हेलो वर्ल्ड का कोड लिखने के लिए सर ने क्या करा था, किसी फाइल में गए होंगे सर, कुछ चीज़ें मिटाई होंगी और कुछ कोड लिखा होगा। अगर इन केस ये वाला पार्ट आपका मिस भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोशिश करना 4-5 एरर ही आएंगे और क्या आएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना पूरा, बस एरर आएंगे। अब बात रही आगे की कि आप पूरी क्लास को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जा रही है और वो प्रोवाइड करी जा रही है सीनियर स्टूडेंट बनने की। इक्वल मतलब सबको बराबर। इक्वल अपॉर्चुनिटी में क्या है, कुछ प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट सब बना सकते हैं, मुझे पता है यहाँ पे सब चीज़ है। इस वक्त ना पूरी क्लास सीनियर स्टूडेंट है, इसकी रीज़न क्या है, आप लोग पढ़ के आए हैं, इस वक्त पूरी क्लास सीनियर स्टूडेंट है। मैं एक देख के बता सकता हूँ, क्योंकि भाई 5 लाख में से 50,000 में 50,000 में से 25,000 कोई अच्छी बात कर नहीं है, आसान तो नहीं था ना। उसके बाद क्लास में आके अभी भी अपन मेंटली हो गए या तो प्रोग्रामिंग में हो गए, लेकिन हो गए। अब सीनियर स्टूडेंट बनने की पूरी क्लास के पास अपॉर्चुनिटी है। आप पूरी क्लास को तो नहीं बना सकते, तो जो जितना जल्दी काम करके आएगा हम उसको उतना जल्दी बनाएंगे। तो आप लोगों को मैं एक डॉक शेयर करूंगा, वो ग्रुप में कर देंगे, हम सर कहाँ करेंगे, आपके पास है ओपन? अभी क्लास हो रही आ रही है। सही है, ग्रुप में हो जाएगी, मैं व्हाट्सएप चैनल पे भी करवा दूंगा। हाँ कुछ डॉक्स में कुछ प्रोजेक्ट अच्छा भागना नहीं है। अगर किसी को गाड़ी चलाना नहीं आती ना तो ऐसा नहीं चाबी लगाई फुल रेस दे दी, ये गलती नहीं करना। नहीं चलाना आती स्लो स्लो समझो, कोई बात नहीं, पीछे रह जाओगे तो कोई मसला नहीं है। इस पीछे ये तो हमारी जो अच्छा हमारा जो कॉम्पिटिशन है नहीं आई थिंक ओके हो गया थोड़ा बहुत मुझे भी काम आ गया ना यहाँ पे रहते हुए। अच्छा हमारा जो कंपटीशन है ना, एक चीज याद रखना, अगर आपने लाइफ में या कहीं भी किसी भी काम में आगे बढ़ना है ना तो आप वेल विशर बनना होगा आपको। वो बोलते हैं ना, आपको अगर मिलियनर बनना है आपने अपने नीचे लाख कमाने वाला बनाना पड़ेगा। अगर आपने बिलियनर बनना है आपने अपने नीचे मिलियनर्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर आपने सीनियर डेवलपर बनना है तो आपने जूनियर डेवलपर ट्रेन करने पड़ेगी, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप दूसरे की कामयाबी पे वेल विशर हो, कॉन्ग्रेचुलेट करें, हैप्पी हो। अगर आप इसका मतलब आप डिजर्व करते हैं वो कामयाबी कभी आपको भी मिले, समझ रहे हैं? तो अगर आपको कोई पावर मिल जाए, सपोज करें, आप उस पावर का मिसयूज करेंगे या उस पावर का आप हेल्प करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो ये डिसाइड करेगा जब आपको पावर मिलेगी उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन अल्लाह ताला का भी एक कानून है कि जिसको जो डिजर्व करता है उसको वही मिलता है। तो इसीलिए किसी और की अचीवमेंट पर खुश हो, हैप्पी हो। अगर कोई आपकी क्लास में किसी लेवल पे आ जाता है तो सब ने हैप्पी होना है। ये देखिए यार मेरे बराबर में बैठा हुआ बंदा है तो मैं भी तो उसके बराबर में बैठता हूँ, मैं भी एक दिन मेरा भी नंबर आ जाएगा। दूसरे नंबर पे सपोज करें अगर आपके बराबर वाला कामयाब हो जाता है तो आपका तो दोस्त है ना, वो आपको भी बताएगा कोई ना कोई तरीका, तो हो सकता है फ्यूचर में आपको कोई फायदा हो जाए। तो हम लोगों ने बड़ा फ्रेंडली कोलैबोरेटिव होके चलना है। तो मैं आप लोगों को डॉक्स शेयर करूंगा, डॉक्स में कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, उस प्रोजेक्ट में जो सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट कम से कम टाइम में बनाएगा और मैं कह दूंगा सर को मैसेज कर दे थ्रू द डिस्कॉर्ड या वो जो भी सर का आपके पास कॉन्टैक्ट ऑप्शन है। जो पहले बनाएगा टॉप, हम देखेंगे कि टॉप कितने आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले सकते हम गिनती के लेके, तो जो टॉप वाले होंगे उनको हम सीनियर स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है जो पूरे क्वार्टर 2 में सीनियर स्टूडेंट रहेगा उसको दूसरे लोग आगे बीट भी कर सकते हैं। इन केस हमें उससे अच्छे लोग मिले हम उसको बीट कर देंगे। अब इस क्लास का ना एक तरीकेकार होगा, इस क्लास में हर 6 बंदों को पर एक ग्रुप होगा और उसका एक लीडर होगा। सपोज करेंगे 6 लोग हैं, अब मुझे क्या पता है 6 का क्या प्रैक्टिस लेवल है तो 6 के 6 चीते लोग सीनियर, लेकिन कितना काम करके दिखा रहे हैं। जितना ये काम करके दिखा रहे हैं उस यहाँ पे 6 लोगों में 5 लोग
टीम मेंबर होंगे, एक लीडर होगा। 5 लोग टीम मेंबर, एक लीडर। इस तरीके से पूरी क्लास में 6 लोगों की टीम बनेगी जिसमें एक लीडर होगा। फिर हर 5 टीमों के ऊपर एक और लीडर होगा। जो 5 टीमों की उसकी अपनी भी टीम होगी, सही है। हर 5 टीमों के ऊपर एक सीनियर लीडर होगा जिसकी अपनी भी टीम होगी और वो 5 और टीमों को देख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर जो फाइनल वाला लीडर होगा जो 5 टीमें देख रहा है वो रिपोर्ट कर रहा होगा हमारे किसी ना किसी फैकल्टी मेंबर को, और फैकल्टी मेंबर सर के थ्रू वो कोऑर्डिनेशन कर लिए होंगे। तो समझ गए आप लोग। तो ये टास्क आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों से। ये सारा करने की रीज़न क्या है कि सब कोऑर्डिनेटिव होकर चले हैं। और पहले मैंने एक चीज़ बताई थी, कितना टाइम रह गया हमारे पास, 7 मिनट ऊपर हो गए। पहले एक चीज़ बताई थी, इस मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंसी मिलेगी और वो ज़रूरी है। वो ज़रूरी 2 वजह से, मार्केट में टेक्नोलॉजी का ट्रेंड चेंज होते हुए देखने लगती, सही है। दूसरा, जब इतने मास लेवल पर आप जाएंगे और आपके ग्रुप होंगे 5-5, 6 लोग होंगे, तो कामयाब होना आसान हो जाएगा। क्योंकि 6 लोगों की एफर्ट्स और एक बंदे के एफर्ट में फ़र्क होता है। 6 एफर्ट्स करेंगे, एक ना एक बंदा तो रास्ता बना लेगा। 5 लोगों को रास्ता पता लग जाएगा एक को देख के, फिर वो 5 लोग आगे 25 को बताएंगे, उनको रास्ता पता लग जाएगा। तो सर एडमिन की तरफ से कोई अनाउंसमेंट है अभी? कोई नहीं है, तो थैंक यू सो मच। देखिए वो जो टेस्ट है उसको क्लियर करके और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर से सरवाइव करके यहाँ पर आए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लैपिंग होनी चाहिए आपके लिए। और अब देखा जाए तो माशाल्लाह से आप लोगों की जर्नी अब आहिस्ता आहिस्ता डेवलपर की तरफ जा रही है। कोई डेवलपर की तरफ जा रहा है, कोई एंटरप्रेन्योर की तरफ जा रहा है, कोई अपना फिनांस वर्क की तरफ जा रहा है। आप लोग जब इस जर्नी में आए थे तो आई गेस बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे नहीं, 90% स्टूडेंट ऐसे थे जिनको प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पता था, ऐसा ही है। अब आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टाइपस्क्रिप्ट के टेस्ट को बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कवर करके आ रहे हैं और क्लियर करके आ रहे हैं, जो अब यहाँ पे माशाल्लाह से बैठे हुए हैं और आगे की क्लास में बैठेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी अपनी। आप लोग डटे रहे इस चीज़ के ऊपर कि हमने सीखना है, कि हम लोगों ने प्रोग्रामिंग सीखनी है। और आपने एक तरीके से आधी जर्नी प्रोग्रामिंग की कंप्लीट कर ली है मेरे नज़दीक। कि जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है ना आपका प्रोग्रामिंग का, कि बेसिक से चल के आपको ऊपर जाना, और ये बेसिक ही होता है जो इंसान को तोड़ देता है, यार मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने वो फेस निकाल दिया। अब आप लोग उस फेस के ऊपर आ गए हो जब आप लोगों को अब थोड़ा सा ट्रैक बताना है और आप लोगों ने चलना शुरू कर देना है। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। वैसे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे जानते थे मेरे पहले बैच के लिए। मेरा नाम हमजा अहमद अरबी है। अच्छा, मेरी भी स्टार्टिंग आपकी तरीके से ही हुई थी एज अ स्टूडेंट। मैंने स्टार्ट करा था यहाँ से, आपकी तरह स्टूडेंट था मैं यहाँ पे। 2K19 के अंदर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी। मैंने पहला जो था अपना PIIC के अंदर इनरोल हुआ था बैच 1 के अंदर। उस इनरोलमेंट में मैंने सबसे पहले वही सर अमीन आलम मेरे टीचर थे, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कोविड के बाद मेरी पहली फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिला मुझे। उस प्रोजेक्ट से मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मजबूत हो गया। मेरी पहली जॉब जो स्टार्ट हुई और 2020 के अंदर स्टार्ट हुई एज ए डेवलपर। एज ए UI UX इंजीनियर मैं काम कर रहा था एक कंपनी के अंदर। उसके बाद फिर मैं कोड लैब्स में काम करा। मैंने कोई 1 साल वहाँ पे कंपनी में काम किया। फिर मैं अब कोड लैब्स में चला गया। कोड लैब्स में मैंने एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अपनी जर्नी स्टार्ट करी 1 साल के बाद। 2020 आई गेस 2021 के एंड के स्टार्ट में वहाँ से मेरी जर्नी कंटिन्यू है। मेरा टोटल जो एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 3.5 ईयर का एक्सपीरियंस है। आप लोगों की तरीके से मैंने स्टार्ट किया अपना। कोई मुझे अगर मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड था, तो ऑनेस्टली कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरा प्रोग्रामिंग का। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट उठ के मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह
आज अल्लाह का शुक्र है, आज ऐसा सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं कोड लैब्स के अंदर काम कर रहा हूँ। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मिस मनाइल हैं, मिस फिजा हैं, सर अमदा भाई हैं, तैमूर है, दानियाल है, हादी है, ये सब भी ऐसे ही टीचर्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी का स्टार्ट किया। अब क्वार्टर 1 तो कंप्लीट हो गया हमारा, और क्वार्टर वन के अंदर बहुत सारी मुश्किलात भी आई, आप लोगों ने उनको सर्वाइव भी करा। अब क्वार्टर 2 आ गया। अब जितनी मेहनत आपने क्वार्टर 1 में करी है ना, उससे ज़्यादा मेहनत आपको क्वार्टर 2 में करनी है इंशाल्लाह। आप लोग एफर्ट करोगे इंशाल्लाह, मार्केट बहुत बड़ी है आईटी की, जॉब मिलना मुश्किल नहीं है, लोग ढूंढ रहे होते हैं टैलेंटेड पर्सन को। तो आप लोग भी अपनी पूरी एफर्ट करोगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है, सही है। और आज से हमारी भी क्लास का आगाज़ हो जाएगा। हम लोग और ऑलरेडी असर अमीन ने आप लोगों को कोर्स आउटलाइन शेयर कर दिए कि हम लोग इस पूरे क्वार्टर के अंदर नेक्स्ट जेएस को कवर अप करेंगे। अब सवाल ये उठता है, सर नेक्स्ट जेएस ही क्यों, मार्केट में और भी तो चीज़ें हैं। सर अगर हम नेक्स्ट जेएस पढ़ लें तो हमें पहले रिएक्ट की, बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी सवाल उठता है, सर हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ ली, हमने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी, सही है। सबसे पहले इस चीज़ को डाउट को क्लियर करते हैं। आप लोगों ने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत सारे स्टूडेंट ने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी है, इन दी एंड उसका आउटपुट क्या निकल कर आता है? अगर मैं आपसे पूछूंगा टाइपस्क्रिप्ट कंपाइल होकर क्या बनती है? जावास्क्रिप्ट बनती है, यही चीज़ है सारी, ठीक है। तो आपने क्या करा है, टाइपस्क्रिप्ट को पढ़ के एक बहुत अच्छा काम किया। टाइपस्क्रिप्ट जो आई थी ना, शुरू में इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मसला ये था, डेवलपर्स का मसला ये था कि टाइपिंग डिफाइन करना ये था। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में इस तरीके से ग्रो कर रही है, अब वो एक प्रोग्रामर, एक डेवलपर के लिए इसेंशियल पार्ट हो गया है। अगर आप किसी जॉब के लिए जॉब हंट के लिए जाते हो और आप उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हो, तो उसका सबसे पहले ये होता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, ये प्रीरिक्विजिट आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे पूछता है कि या तो रिएक्ट पे जाओगे, एंगुलर हो, व्यू हो, या कोई भी रिएक्ट का या एंगुलर का या व्यू का मेटा फ्रेमवर्क हो। अच्छा, मेटा फ्रेमवर्क पे बाद में आते हैं क्या होते हैं ये। तो ये चीज़ें तो आपकी ज़रूरी हैं। तो टाइपस्क्रिप्ट पढ़ के तो समझे आप लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त काम किया है, मतलब आपने प्रोग्रामिंग के बेसिक उस चीज़ पे सीखे जो अभी मार्केट में अभी हॉट चल रहा है। यानी अगर जिसको टाइपस्क्रिप्ट आती है वो इजीली उसको पता है जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होती है, जावास्क्रिप्ट आ गई उसको तो उसको पता है कि भाई वो कोई भी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी पे काम करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल ये है कि भाई हमने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ ली है, ठीक है सर हमें रिएक्ट पे जाना चाहिए था, ऐसा ही है। आप लोगों में से कितने सारे स्टूडेंट ने मुझसे मैसेज करके या डिस्कॉर्ड पे पूछा, सर हमें तो डायरेक्ट रिएक्ट पढ़नी चाहिए थी, हम नेक्स्ट जेएस पे क्यों जा रहे हैं। उस टाइम पे आई गेस मैंने बहुत सारों का जवाब नहीं दिया था और बहुत सारों को मैंने जवाब दे दिया था, और बहुत सारों ने खुद से रिएक्ट पढ़ना भी शुरू कर दी थी। जिसमें अगर मैं हमारे पुराने बैच के सीनियर स्टूडेंट्स की बात करूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने रिएक्ट पे, जिसमें से एक दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर प्रोजेक्ट वगैरह भी बना दिए थे, कर दिए थे कंप्लीट। तो भाई अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, नेक्स्ट जेएस जो है ना वो रिएक्ट पे लिखा हुआ एक फ्रेमवर्क है। अभी फ्रेमवर्क और बाकी सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप लोग जो नेक्स्ट जेएस के अंदर चीज़ें कवर करोगे ना सारी, मतलब अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, स्टेट्स, प्रॉप्स वगैरह, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट जेएस के अंदर भी हैं। जो चीज़ें रिएक्ट के अंदर है वो नेक्स्ट जेएस के अंदर भी आ रही हैं। तो आप क्या करोगे, हमने कोर्स को इस तरीके से डिज़ाइन करा है कि आप एक ही टाइम के अंदर रिएक्ट को भी कवर अप करोगे, नेक्स्ट जेएस को भी कवर अप करोगे। इसमें आपको ये नहीं होगा कि फंडामेंटल्स के लिए आपको रिएक्ट अलग से सीखनी है, आप स्टेट्स वगैरह यूज़ करोगे, प्रॉप्स वगैरह यूज़ करोगे, भाई वो तो नेक्स्ट जेएस के अंदर भी आ रहे हैं। आप उसमें लाइफ साइकिल हुक्स मेथड्स पढ़ोगे, यूज इफेक्ट पढ़ोगे, क्या होता है भाई, वो तो भाई नेक्स्ट जेएस के अंदर भी आ रहा है। इवेंट हैंडलिंग करोगे, बटन वगैरह के क्लिक के ऊपर क्या होता है,
तो ये सारी चीज़ें Next.js में भी हैं। मतलब एक तरीके से आपकी पूरी की पूरी React जो है वो Next.js के अंदर आ गई। तो अब आपका सवाल ये है कि सर Next.js पढ़ने का फिर फायदा क्या है जब पूरी की पूरी React है। छोटी सी चीज़ में समझाएंगे, फिर आगे इंशाल्लाह जब इसको पढ़ते जाएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। React जो है ना, इस तरीके से समझें, वो आपका फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क क्या है सर? अभी आपकी बड़ी बड़ी कंपनी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, और अगर मैं बात करूँ स्पॉटिफाई की या साउंड क्लाउड वगैरह की ऐप्स हो गई, या BBC वेदर हो गया, या जो भी हमारा नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे जो है ना यूज़ कर रहे हैं React को। और React क्या है, आप लोगों से मोस्टली मुझे लगता है सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते होंगे। और ये जितने भी सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं खासतौर पे ब्राउज़र के ऊपर, तो ये सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हैं। फ्रंट एंड फ्रेमवर्क, और ये ज़्यादातर जो यूज़ हो रहा है वेस्टली यूज़ हो रही है React इसके ऊपर। अब Next.js इसके ऊपर क्या है, एक टॉप लेयर रैपर आ गई है। React हमारी सिर्फ फ्रंट एंड की चीज़ को देखती थी, फ्रंट एंड मैनेज करती थी आपकी UI लेयर को, कि UI बन रही है, उसमें आप जैसे क्लिक कर रहे हो फेसबुक के ऊपर, आप बटन के ऊपर लाइक के क्लिक करते हो तो वो आपका एक थम्स अप का रिएक्शन आ जाता है, सही है। वो थम्स अप का रिएक्शन आप फ्रंट एंड से हैंडल कर रहे हो। क्लिक करते हो, बैक एंड पे बिहाइंड द सीन API कॉल होती है, API को डिस्कस करेंगे आगे क्या होती है। API के बिहाफ पे आप उसका एक क्लिक का लाइक पड़ जाता है, लेट्स से किसी के 34 लाइक्स हैं, उसके 35 लाइक्स आ जाते हैं। तो ये सारा React हैंडल कर रहा होता है फ्रंट एंड पे। Next.js इससे एक स्टेप आगे। Next.js जो है वो आपको फ्रंट एंड भी कवर करके दे रही है, बैक एंड भी कवर करके दे रही है। यानी Next.js जो है आपका वो एक फुल फ्लैश फ्रेमवर्क है। फुल फ्लैश फ्रेमवर्क का मतलब है आप उसके अंदर फ्रंट एंड भी बना सकते हो, उसके अंदर बैक एंड भी डिजाइन कर सकते हो, उसके बैक एंड को एक्सपोज कर सकते हो दूसरी ऐप्स के लिए। लेट्स से मैं मोबाइल ऐप के अंदर अपने Next.js के बैक एंड को यूटिलाइज करना चाहूँ तो आप उधर भी यूटिलाइज कर सकते हो। यानी आपके पास एक फैसिलिटी आ गई कि आप Next.js के टूल को यूज करते हुए, मैं टूल बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं और सब टूल्स हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है सबका। आपने जो है क्या करना है, आपने Next.js को सीखना है एज अ फुल फ्लैश फ्रेमवर्क, और फ्रंट एंड भी इससे यूटिलाइज होगा, बैक एंड भी। अब आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके अगर आपको कोई बोलता है ना यार तुमने तो Next.js सीखा है, तुम React पे काम कर लोगे, आपको टेंशन ही नहीं लेनी है, आपने बोलना है हाँ बिल्कुल कर लेंगे क्योंकि हम कवर ऐसा करेंगे। अगर आपको कोई बैक एंड की जगह पे बोलता है Node.js के ऊपर काम करना है आपको, तो Next.js का बैक एंड आपने सीख के इस तरीके से जाना है कि, और मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ Next.js के बैक एंड पे मैंने काम किया। अगर मैं बोलूँ तो 100 आउट ऑफ 75 या 30% का डिफरेंस है बैक एंड Node.js के बैक एक्सप्रेस के अंदर। जिसने सही से Node.js का बैकएंड या Next.js का बैकएंड पढ़ लिया उसको बाकी सारे बैकएंड आ गए, क्योंकि सारे कोर कॉन्सेप्ट अभी भी बोलूँगा कोर कॉन्सेप्ट सारे सेम है। आपके React के कॉन्सेप्ट, आपके Next.js के कॉन्सेप्ट सब सेम है। आप चाहे यहाँ से निकल के React Next.js सीखो, आप कोई दूसरी मार्केट में जाते हो, कोई दूसरी जगह पे जॉब करते हो, Vue.js सीखते हो, Angular सीखते हो, Swift सीखते हो, Ember.js सीखते हो, Backbone सीखते हो, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं आपके पास। आपको यहाँ से जो ग्रैब करना है ना, यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट ग्रैब करना है। हर प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट सेम है, सिंटैक्स का फर्क होता है। React के ऊपर हम ज़्यादातर फंक्शनल प्रोग्रामिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी आपके फंक्शन, आपको ज़्यादातर क्लास के अंदर फंक्शन पे मैंने फोकस कराया था, जब से मैंने स्टार्ट कराया था कि फंक्शन पे फोकस करो। इसी तरीके से हमारी जो Vue.js होती है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे भी चलती है और आपकी क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पे भी चलती है। तो आई गेस छोटा सा इंट्रो था ये आपका। बाकी सर अमीन आलम जो है आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे, चैटिंग कर दें।